Hello guys, welcome to our channel Story World Alive. So let's start the story. 63 अश्वथ ने किया रेप। रात गए लगभग 2:30 बजे अश्वथ का फोन वाइब्रेट हुआ जिसकी आवाज़ सुन उसकी आंख खुली। और सबसे पहले उसकी नज़र अपनी बाहों में सुकून से लेटी मृणाली पर गई। अश्वथ ने कुछ पल उसे निहारा और फिर हौले से उसके माथे को चूम अपना हाथ बेड किनारे रखी टेबल लैंप पर बढ़ाया जिस पर रखा उसका फ़ोन बज रहा था। अश्वथ ने फ़ोन हाथ में लिया तो किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। उसने फ़ोन रिसीव कर जैसे ही कान से लगाया सामने से एक जानी पहचानी आवाज़ उसके कानों को छू गई। एटलस होटल काल्पनिक रूम नंबर 507। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और हाँ, तुम्हें आना ही पड़ेगा। अश्वथ आगे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही फ़ोन कट चुका था। अश्वथ इस आवाज़ को बखूबी पहचान चुका था। उसने एक दफ़ा फिर फ़ोन लगाने की कोशिश की पर इस बार फ़ोन नहीं लगा। उसके चेहरे के भाव उलझ चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भला इस कॉल का क्या मतलब है। कुछ देर काफ़ी गहराई से सोचने के बाद आखिरकार वो एक फैसले पर आया और अब हौले से बिस्तर से उठ बैठा। उसने सोती हुई मृणाली को देख बिना किसी हलचल के अपने कपड़े पहने और हाथ में घड़ी बांध वहां से जाने लगा। पर जाने से पहले ही उसके कदम रुक गए और एक दफ़ा फिर मृणाली की ओर पलटकर उसने अच्छे से उसे देखा और फिर कबर्ड से एक हल्की सी नाइटी निकालकर बड़े ही आराम से मृणाली के नग्न बदन पर पहना दी और उसके माथे को चूम आहिस्ता से उसके होंठों को चूम लिया और कंबल को अच्छी तरह से उसके ऊपर ढक दिया। अगले ही पल वो चला गया यहाँ से। एटलस होटल। अश्वथ होटल के अंदर पहुंचा और चेक इन कर वो उसी रूम के आगे आ रुका। उसने एक गहरी सांस ली और जैसे ही डोर नॉक करने को हुआ उससे पहले ही दरवाजा खुल गया। अश्वथ ने कुछ पल तक उसे देखा और कहा, कहो, क्यों बुलाया है मुझे? अंदर आकर बात करें। अश्वथ ने बहस ना की और कमरे के अंदर चला आया। इसी के साथ तेजी से दरवाजा बंद हो गया। अंडस्को नहीं। हाँफते हुए मृणाली बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर इस वक्त पसीने की बूंदें सवार थी। कोई बुरा सपना देखा था उसने। वो अपनी गर्दन घुमाती है अश्वथ को देखने के लिए पर बिस्तर उसे खाली मिला और इतना काफी था उसकी बेचैनी को बढ़ाने के लिए। अश्वथ। उसने बाथरूम की ओर देख आवाज लगाई पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो समझ गई कि अश्वथ जा चुका है कहीं। उसका मन इस वक्त बहुत अशांत था। अजीब सी घबराहट हो रही थी उसे। खैर, सुबह के 4 बज चुके थे। वो बिस्तर से उठी और अब सीधे नहाने चली गई। कुछ देर बाद तैयार होकर वो नीचे पहुंची तो किचन में रज्जो और मीरा पहले से ही मौजूद थीं। अरे मृणाली, आज जल्दी उठ गईं, मीरा ने प्यार से कहा। हाँ, वो मृणाली की आवाज़ ही बता रही थी कि किसी बात को लेकर वो परेशान है। मीरा उसकी परेशानी को भांप गई और उसके पास आकर बोली, क्या हुआ? कोई बात है? अश्वथ ने कुछ कहा क्या? मृणाली, नहीं, वो बस ऐसे ही। दरअसल अश्वथ कमरे में नहीं है तो। उद्धरण चिन्ह। मीरा, तुम इस मामले में उसकी चिंता करना छोड़ दो। मुझे तो आदत हो गई है इन बाप बेटों को आधी आधी रात गायब होते देखने की। खैरियत मनाओ कि शादी के बाद अश्वथ फिर भी घर पर ठहरने लगा है वरना पहले तो हफ्तों बीत जाते थे मुझे उसकी शक्ल देखे। ये सुन मृणाली जबरन मुस्कुराए और बोली, क्या हमेशा यही चलता रहेगा? मीरा कुछ पल खामोश रही और फिर आहिस्ता से बोली, हाँ। पर अश्वथ को तुम बदल सकती हो। मृणाली आगे कोई भी जवाब देती उससे पहले ही बाहर से रंजीत, अश्वथ के पिता की भयानक आवाज़ का शोर उनके कानों में पड़ा जिसकी आवाज़ सुन सब लोग बाहर की तरफ भागे। यहाँ हॉल में रंजीत और उनके आदमी गुस्से में तमतमाए हुए खड़े थे तभी रंजीत ने जोरदार लात सामने रखी कांच की टेबल पर मारी जिससे वो टेबल पल भर में चकनाचूर हो गई। ये देख घर की औरतें दंग रह गईं। इतने में रंजीत की नज़र सामने खड़ी मृणाली पर गई जिसे देखते ही वो बौखला से गए और अगले ही पल सीधे अपना हाथ मृणाली के गले में फंसाकर उसे घसीटते हुए दीवार से लगा दिया। उनके गुस्से को देख मृणाली कांप उठी और मीरा तुरंत उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ी पर तभी रंजीत क्रोध में उबलती आंखें लिए मृणाली को घूरकर बोले, लड़की, तेरी वजह से एक बार मेरे अश्वथ ने बहुत कुछ गंवाया था और अब तू फिर से वही गलती दोहरा रही है।
मीरा तुरंत उनके पास आकर उनका हाथ मृणाली के गले से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए उसे। इतने में गुस्से में सनसनाता हुआ आकाश आया और दांत पीसते हुए बोला, मीरा बस चले तो जान से मार डालूं साली को। बहुत खेल रही है हमारे साथ। मीरा भी गुस्से में चिल्लाईं, आखिर बात क्या है? कोई मुझे कुछ बताएगा? रंजीत ने झटककर मृणाली की गर्दन को छोड़ा जिससे वो सीधे हौंफते हुए जमीन पर जा गिरी और यहाँ रंजीत गुस्से में चिल्लाए, अश्वथ जेल में है रेप के इल्जाम में। ये सुन सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मिशा और अंजना सब वहां आ चुके थे अब तक। क्या अंजना हक्की बक्की रह गई? हाँ, गिरफ्तार कर लिया गया है उसे, आकाश ने कहा। मीरा का शरीर सुन्न पड़ चुका था तो वहीं मृणाली को तो समझ ही न आया कि उसने अभी सुना क्या। सब के सब स्तब्ध रह गए थे। मीरा ने अपनी सुध संभाली और रोते हुए आकाश की बाहें झकझोर कर बोली, आखिर ये सब कैसे हुआ? और हिम्मत कैसे हुई पुलिस वालों की उसे गिरफ्तार करने की? बहुत दबदबा चलता है ना तुम सबका तो। फिर भला ऐसा हो भी कैसे गया? तभी साहू की आवाज़ सबके कानों में पड़ी, क्योंकि सब कुछ बड़ी ही होशियारी के साथ किया गया है। ये सुन सभी ने अपनी नजरें घुमाए और गुस्से में उबलते हुए साहू को देखा जो सीधा आकाश के पास आकर बोला, तुरंत थाने पहुंचो। अपने कुछ आदमी हैं वहां पर, लेकिन तुम्हारा अभी के अभी वहां जाना जरूरी है। आकाश ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने आदमियों लेकर वहां से चला गया। यहाँ साहू को देख मृणाली कांपते हुए उठ खड़ी हुई। तभी रंजीत मृणाली के पास आकर चिल्लाए, इस बार अगर मेरे अश्वथ पर कीचड़ उछला तो मैं भूल जाऊंगा कि तू इस हवेली की बहू है, और वो हाल करूंगा कि तू और तेरा परिवार किसी को भी मुंह दिखाने लायक ना रहे। कहकर रंजीत तुरंत वहां से थाने के लिए रवाना हुए। इधर मीरा साहू के पास आकर बोली, आखिर ये सब हो क्या रहा है और इन सब में मृणाली को क्यों घसीटा जा रहा है? क्रोध में तमतमाया हुआ साहू मृणाली को देख चिल्लाया, क्योंकि अश्वथ पर रेप का इल्जाम किसी और ने नहीं बल्कि इसकी बहन अनिका ने लगाया है। ये सुनते ही मृणाली के कदम डगमगा गए तो वही मीरा की भी हैरानी का ठिकाना ना रहा। साहू गुस्से में मृणाली के पास आकर बोला, ये सब तुमने ही करवाया है ना? उस फोन के थ्रू जो मैंने तुम्हें दिया था, तोड़ दिया मेरा भरोसा। मृणाली को तो खुद किसी बात की सुध नहीं थी, ऊपर से साहू का ये इल्जाम। वो तड़प उठी, अश्वथ, अश्वथ। उसके मुंह से शब्द तक ना निकले। तभी मिशा मृणाली के पास आकर बोली, मैं शुरू से जानती थी कि तुम बस अच्छे होने का ढोंग कर रही हो। तुमने तो पहले भी भाई को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था और अब फिर से वही सब। अरे इस बार खुद नहीं कर पाई तो अपनी बहन से इतनी घटिया हरकत करवाई। इन सब में भला अंजना कैसे ना इस बहती गंगा में हाथ धोती। वो तुरंत मृणाली पर चढ़ते हुए बोली, और कितना गिरोगी तुम? हाँ, आखिर चाहती क्या हो? लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर लो, पर अश्वथ का बाल भी बाका नहीं कर पाओगी। पर इज्जत, उसका क्या? साहू बीच में ही बोला। जिस चीज को लोग अभी भुला भी नहीं पाए थे वो फिर से अब उनकी नज़र में आने वाली है। अरे अश्वथ के नाम पर ब्रेकिंग न्यूज़ निकल गई हैं। विपक्ष ने कोई कमी नहीं छोड़ी है कीचड़ उछालने में, कहकर साहू ने मृणाली की ओर देखा। साहू, ये जो भी कुछ हुआ है, अगर इन सब में तुम्हारा जरा भी हाथ निकला तो मैं तुम्हें अपना वो रूप दिखाऊंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मेरी दोस्ती है और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। मृणाली से ये सब अब और ना सहा गया और वो तुरंत भागते हुए ऊपर चली गई और अपने कमरे में आते ही दरवाज़ा लगाकर वो उसी से टिककर ज़मीन पर जा गिरी। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था और बार बार कुछ धुंधली यादें उसके जहन में कौंध रही थीं जिन्हें भुलाने की कोशिश तो उसने पूरी की, पर अपने अतीत के सबसे खतरनाक पहलू को भुला पाना इतना आसान नहीं। और इसी के साथ वो 3 साल पुरानी उन यादों में खो गई। 3 साल पहले 64 रोमांस इनका 3 साल पहले। 3 साल पहले, क्या बात है मैम, आपके तो कहने ही क्या, बड़ी ही आराम से उसे गुनहगार ठहरा दिया आपने। एक आदमी मृणाली की तारीफ करते हुए बोला। इस वक्त मृणाली कोर्ट में मौजूद थी और अपनी कुछ फाइल्स समेट रही थी। एक केस कुछ देर पहले ही खत्म हुआ था जिसमें उसकी बहुत ही शानदार जीत हुई।
मृणाली गर्व के साथ बोली, मृणाली सहाय का नाम यूं ही इस पटना शहर में नहीं गूंजता। कुछ तो बात है ना मुझमें जो बड़े बड़े वकील मेरे आगे पानी मांगते हैं। और अब आपकी भी गिनती उन्हीं बड़े वकीलों में शामिल है। इस पर मृणाली मुस्कुराए और बोली, चलती हूँ। कहकर वो कोर्ट से बाहर निकल आई और किसी का इंतजार करने लगी। तभी एक कार उसके आगे आकर रुकी, जिसे देख मृणाली उस कार की ड्राइविंग सीट के बगल में जा बैठी और अगले ही पल वो कार हवा से बातें करती हुई वहां से रवाना हो गई। कुछ समय बाद वो कार एक खाली जगह पर आ रुकी, जिसमें बैठे शख्स ने अपनी सीट बेल्ट खोली और अगले झटके में ही मृणाली की ओर झुककर उसके होंठों को चूम लिया। मृणाली ने इसका कोई विरोध न किया, पर हैरान जरूर हुई। लेकिन कुछ ही समय में उसकी भी आंखें मिंच गईं और वो दोनों गहराई से एक दूसरे के होंठों को चूमने लगे। कुछ पल बाद वो शख्स मृणाली के होंठों से दूर हुआ, पर उसने अभी भी उसका चेहरा थाम रखा था और गहराई से मृणाली की बंद पलकों को देखने लगा। मृणाली ने भी अपनी पलकें खोली और सीधा उस शख्स के गले से जा लगी। आई मिस्ड यू अ लॉट अश्वथ। कार में मौजूद शख्स अश्वथ था, जिसने कसकर मृणाली की पीठ को जकड़ लिया और उसकी गर्दन पर अपने होंठ फिराते हुए बोला, एक और जीत मुबारक हो मनी। मृणाली मुस्कुराए और उससे दूर होकर खुशी से बोली, देखना, एक दिन सिर्फ पटना में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में मेरा नाम होगा। अश्वथ ने उसकी लटों को कान के पीछे सरकाते हुए कहा, बेशक होगा। आफ्टर ऑल वो काबिलियत है तुम में, और अपनी इसी काबिलियत के बलबूते पर एक दिन मैं वो सब कुछ हासिल करके रहूंगी जिसके मैंने कभी सपने देखे थे। मृणाली ने कहा तो अश्वथ कुछ पल तक उसके चेहरे को देखता रहा। समझ पाना मुश्किल था कि मृणाली को खुद पर गर्व था या अहंकार पर, जो भी हो। इस बात को नज़रअंदाज करते हुए अश्वथ ने उसके माथे को चूमा और फिर अपनी सीट पर ठीक से बैठते हुए बोला, तो फिर चलो, तुम्हारी इस कामयाबी का जश्न मनाते हैं। कहकर अश्वथ ने कार का गियर डाला और आगे बढ़ गया। पर हम जा कहाँ रहे हैं? मृणाली के सवाल पर अश्वथ ने उसका हाथ थाम लिया और उसे चूमते हुए बोला, सब्र रखो मेरी जान, मैं तुम्हें किडनैप करके नहीं ले जा रहा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। खैर छोड़ो, पता है इन 2 दिनों में मैंने तुम्हें बहुत 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 मिस किया। कहते हुए मृणाली ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और आराम से उससे बातें करती हुई इस सफ़र को काटने लगी। आखिर में अश्वथ की गाड़ी एक बड़े से रेस्टोरेंट के आगे आकर रुकी, जिसे देख मृणाली ने कहा, यहाँ क्यों लाए हो? कोई हमें साथ देखेगा तो? उद्धरण चिन्ह। ओह, तो मृणाली सहाय डरना भी जानती है। अश्वथ ने उसकी बात को हल्के में लिया और सीट बेल्ट खोलने लगा। अश्वथ, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, पर मैं तो हूँ। अब गाड़ी से बाहर निकलो और चलो अंदर। कहकर अश्वथ बाहर निकल आया। मृणाली भी परेशान होकर बाहर निकली और अश्वथ को घूरते हुए बोली, अगर कोई हमें साथ देखेगा तो क्या सोचेगा? इसके जवाब में अश्वथ ने मृणाली का हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जो सोचता है सोचने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे पड़ता है, क्योंकि हमारे बारे में अभी तक मेरे मॉम डैड को नहीं पता है, और मैं नहीं चाहती कि ये बातें उन्हें किसी और से सुनने को मिलें। मृणाली पर अब अश्वथ को गुस्सा आने लगा। दरअसल वो शुरू से ही शॉर्ट टेम्पर्ड था। अगर जमाने का इतना ही डर था तो प्यार करने की हिम्मत कहाँ से आई? मृणाली भांप गई, वो नाराज हो गया है, पर वो भी जिद्दी थी। तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो अश्वथ? मेरे कहने का मतलब साफ है कि, उद्धरण चिन्ह, मुझे तुम्हारा मतलब नहीं जानना। तुम मेरे साथ चल रही हो, हाँ या ना? अश्वथ ने सख्त आवाज में कहा। मृणाली आज के दिन कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए गुस्से में पैर पटककर अंदर जाने लगी। उसे जाते हुए देख अश्वथ पीछे से मुस्कुराया और अब वो भी आगे बढ़ गया। अंदर आकर उसने किनारे की एक सीट बुक की और खाना ऑर्डर करने चला गया। तो वहीं मृणाली अपने फ़ोन में कुछ देखने लगी। कुछ देर बाद अश्वथ वहां आया, जिसने ब्लैक टी शर्ट और डेनिम जीन्स पहनी थी। तो वहीं मृणाली ने हल्के गुलाबी रंग की कुर्ती और सफ़ेद प्लाजो, जिसके साथ मेटल के झुमके थे। अश्वथ उसके करीब आ बैठा, पर मृणाली ने कोई भाव नहीं दिए। अश्वथ समझ गया कि वो उससे नाराज हो चुकी है। कब तक मुंह फुलाकर बैठने वाली हो? मृणाली ने कोई जवाब ना दिया। अश्वथ को एक शरारत सूझी।
उसने धीरे से अपना हाथ टेबल के नीचे ही मृणाली की जांघों पर रख दिया, जिसे महसूस कर मृणाली के दिल की रफ्तार बढ़ गई। उसने हाथ हटाना चाहा पर बदले में अश्वत्थ ने उसका वो हाथ ही थाम ही लिया और उसके कान के करीब जाकर बोला, तुम जिद पर अड़ी रहो और मुझे अपना काम करने दो, मुझसे दूर रहो, ये तो अब किसी जन्म में मुमकिन नहीं, अश्वत्थ ने कहा और अब गौर से मृणाली के चेहरे को देखने लगा। चलो मान लिया, मेरी गलती, अब प्लीज इस पल को लड़ाई में मत बर्बाद करो, बाद में तुम्हें जो करना हो कर लेना, अश्वत्थ ने बेहद प्यार से कहा, जिसे सुन मृणाली के भाव बढ़ गए। उसे हंसी आई जिसे छिपाते हुए उसने अपना चेहरा घुमा लिया। तभी अश्वत्थ ने धीरे से उसके गालों को चूम लिया। मृणाली की आंखें फटी रह गईं और वो जैसे ही कुछ बोलने को हुई उससे पहले ही वहां वेटर आ गया। वेटर को देख वो अश्वत्थ को घूरते हुए शांत बैठ गई, तो वहीं अश्वत्थ भी शैतानी मुस्कान के साथ ऑर्डर रिसीव करने लगा। इस दौरान उसकी नज़र अचानक से उस वेटर पर गई जिसकी गंदी नीयत साफ साफ बयां कर रही थी कि उसके जहन में क्या चल रहा है। अश्वत्थ ने गौर किया कि उसकी नज़रें मृणाली के सीने पर हैं, जिसका ऊपरी हिस्सा क्लीवेज कुछ हद तक अलग से दिख रहा था, जिसका ध्यान मृणाली को फिलहाल नहीं था, पर उस वेटर की गंदी नज़रें काफ़ी थीं अश्वत्थ को द राउडी अश्वत्थ बनाने के लिए। वो तुरंत टेबल ठोकते हुए उठ खड़ा हुआ और उस वेटर की कॉलर झकझोर बोला, देख क्या रहा है बे, कभी कोई लड़की नहीं देखी। ये वेटर भी ढीठ था, देखी हैं, बहुत सी लड़की देखी हैं, बता क्या कर लेगा तू। इतना काफी था अश्वत्थ का पारा बढ़ाने के लिए, साले, कहकर उसने एक जोरदार मुक्का वेटर के मुंह पर जड़ दिया, जिससे अगले ही पल वो जमीन पर ढेर हो गया। पर अश्वत्थ इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाला था उसे। वो अब एड़ी के बल बैठा और उस पर मुके बरसाते हुए बोला, देखी होंगी तूने बहुत सी लड़कियां, पर मेरी बंदी पर नजर डालने की गलती की तो आंखें खींच लूंगा। पूरे रेस्ट्रो में अफरा तफरी मच गई और यहाँ मृणाली तुरंत हरकत में आई और अश्वत्थ को दूर करते हुए बोली, अश्वत्थ क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। अश्वत्थ किसी की सुनने को तैयार नहीं था। जैसे तैसे रेस्टोरेंट के स्टाफ ने उसे अलग किया, जिसके बाद मृणाली उस पर गुस्से में चीख उठी, बंद करो ये सब अश्वत्थ, हर चीज का सोल्यूशन मारपीट नहीं होता। ऐसे तो मुझे रास्ते में 10 लोग गंदी नियत से देखते होंगे, क्या सबको मारते फिरोगे। हाँ, अश्वत्थ चिल्ला उठा और उसने कसके मृणाली की दोनों बाहें थाम उसे खुद के करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में बोला, हर एक को मार डालूंगा जिसने तुम्हें गंदी नियत से देखा, समझी तुम, किसी को जिंदा रहने लायक नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। मृणाली को पहली दफा उसके इस रूप से डर लगा था। 65 यही तो इश्क है, राउडी को रोड पर ले आता है। अश्वत्थ की नजरें इस वक्त क्रोध के मारे उबल रही थी, जिनसे बेशक मृणाली डर उठी। उसे पहली बार अश्वत्थ से इतना डर लगा था। हालांकि उसका गुस्सा वो पहले भी कई बार देख चुकी थी और वो ये भी बहुत अच्छे से जानती थी कि अश्वत्थ उसे लेकर हद से ज्यादा पॉजिटिव है, पर अब उसका ये बर्ताव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, जो बेशक मृणाली को परेशान कर रहा था। उसने गुस्से में अश्वत्थ के सीने पर हाथ रख उसे धक्का मारा और बोली, तुम्हें ये मारपीट बहुत प्यारी है ना? तो ठीक है, मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम्हें जिसको मारना है, जितना मारना है उतना मारो, पर अब मुझसे दूर रहना, कहकर मृणाली वहां से जाने लगी, जो अश्वत्थ को हरगिज बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुरंत मृणाली की कलाई पकड़ ली और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, क्या कहा तुमने? जा रही हो? कहाँ जा रही हो? हाँ, मृणाली गुस्से में बोली, तुमसे दूर, और मैं तुमसे अब कोई बात नहीं करना चाहती, तो हाथ छोड़ो मेरा, और खबरदार जो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने कभी तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की है मनी। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? वो आदमी तुम्हें गंदी नज़र से देख रहा था, ये तुम्हें बर्दाश्त है, पर मैंने उस पर हाथ उठाया, ये देख तुम्हारा खून खौल उठा। हाँ, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे आए दिन के इस बर्ताव पर। मुझसे अब ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। तुमने ये मारपीट मेरी वजह से पहली बार नहीं की है अश्वत्थ। कॉलेज में भी तुम हमेशा यही करते थे। एक लड़का तक अगर मेरे पास आ जाए तो अगले दिन मुझे उसकी शक्ल देखने को नहीं मिलती थी। मृणाली का चेहरा इस वक्त क्रोध के मारे धधक रहा था।
तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मारपीट छोड़ दोगे पर नहीं। मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारे लिए लड़ाई झगड़ा छोड़ना नामुमकिन है, लेकिन मैं ये सब अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। मैं अब और बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती हूँ। मृणाली के आंसू निकलने लगे, जिन्हें देखा अश्वत्थ का दिल पल भर में पिघल गया। यही तो खासियत थी उसकी। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था पर उसके आंसुओं को नहीं। उसके आंसू हमेशा उसे तकलीफ देते थे और इन्हीं के आगे वह हर बार झुक जाया करता था। उसने मृणाली का चेहरा जबरदस्ती थामा और उसके आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ करते हुए बोला, तुम क्या चाहती हो मनी? मैं कठपुतली बनकर रह जाऊं, गलत होते देखता रहूं और सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर जाऊं ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो? मृणाली ने तुरंत उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं यही चाहती हूँ। और अगर तुम्हें ये सब एक कठपुतली की के जैसा लगता है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम अपनी मर्जी के मालिक हो अश्वत्थ। तुम्हें जो पसंद हो वो करो, पर फिर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अश्वत्थ का दिल टूटा जा रहा था उसकी बातें सुन। ये क्या कह रही हो तुम? तुमसे नहीं तो और कुछ किससे उम्मीद करूं? मैं प्यार करता हूं, मैं तुमसे चाहता हूं, तुम्हें पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं मैं तुम्हारे साथ, और तुम हो कि हर दूसरे पल मुझे छोड़कर जाने की बात करती हो। इसके लिए मुझे मजबूर भी तुम ही करते हो अश्वत्थ। कहकर उसने अश्वत्थ के हाथ अपने गालों से हटाए और बोली, मैं अपनी जिंदगी में किसी भी तरह की मारपीट नहीं देखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। कोई कुछ भी गलत कर रहा है उसके लिए कानून है। कानून? अश्वत्थ ने उसकी बात बीच में ही काट दी और बोला, जानता हूँ तुम्हारे इस कानून को अच्छी तरह से। अश्वत्थ ने कानून शब्द पर दबाव दिया, पर ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारा ये सो कॉल्ड कानून कैसे काम करता है। मैं जो करता हूँ वो तुम्हें गलत जरूर लगता हो, पर मैं शायद ये सब कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। कोई तुम पर गंदी नजर डाले और मैं चुपचाप बैठा तमाशा देखता रहूं, इस चीज की उम्मीद मुझसे हरगिज मत करना। आई बात समझ? अश्वत्थ की आवाज एक दफा फिर गर्म हो गई। तो फिर ठीक है, तुम्हें जो सही लग रहा है तुम वो करो और मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगी। इतना कहकर मृणाली अब वहां से बिना एक पल गवाए चली गई। अश्वत्थ ठगा सा का उसे जाते देखता रह गया। वह जानता था कि जिस मृणाली से उसने प्यार किया था वह ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी, और यही बात अब उसे खाए जाती थी कि कभी वो उसके प्यार में पागल हुआ करती थी, पर अब हर दिन उसे छोड़ जाने की बातें उसके जबान पर रहती हैं। आखिर हुआ क्या है उसे? क्यों ऐसा बर्ताव करने लगी है? क्या अब वो उससे प्यार नहीं करती? नहीं, वो मुझसे प्यार करती है। इस वक्त नाराज है पर मैं उसे मना लूंगा। अश्वत्थ ने खुद को समझाया और एक बार फिर मुड़कर उस वेटर को देखा जिसने मृणाली पर गंदी नजर डाली थी। उस वेटर को देख अश्वत्थ उसके पास आया और एड़ी के बल बैठते हुए जमीन पर ढेर हो उस वेटर की कॉलर कसकर पकड़ते हुए कहा, अश्वत्थ धनराज, ये नाम याद रखना और अगली बार कभी गलती से भी मेरे सामने दिख गया तो कसम से जान ले लूंगा तेरी, और तेरी जान लेने में मुझे 2 मिनट के लिए भी नहीं सोचना होगा। कहकर उसने एक और मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया और वहां से अपनी टी शर्ट झाड़ता हुआ चला गया। इधर रेस्टो का स्टाफ उसे खड़ा देखता रह गया। हालांकि इस वक्त उसका इतना दबदबा नहीं था यहाँ पर, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जो जानते थे कि वो किस किस्म का इंसान है और उससे पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है उनके लिए। कुछ देर बाद, तू पागल हो गया है अश्वत्थ? फिर से लड़के आ गया उससे? साहू अश्वत्थ पर चिल्लाते हुए बोला। वो दोनों किसी ऊंची सी इमारत की छत पर बैठे थे और उनके बीच कुछ दारू की बोतलें रखी थी जिन्हें कुर्सी पर बैठा अश्वत्थ पिए जा रहा था। उसने साहू की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं नहीं लड़ता हूँ उससे, वो खुद लड़ती है। पता नहीं क्या हो गया यार उसे, आजकल हर बात पर मुंह फुला लेती है। तू काम ही ऐसे करता है, वो मुंह नहीं फुलाएगी तो क्या तुझे चुम्मा देगी? साहू ने दांत पीसते हुए कहा। अश्वत्थ, आखिर ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? तू ही बता। मैं चुपचाप बैठा रहता। नहीं, पर जरूरी तो नहीं था कि तू उसके सामने ही उसे मारता फिरे। अरे हम लोग बाद में निपट लेते ना उससे।
तू जानता है उसे मारपीट पसंद नहीं है, इसके बावजूद तू वही गलती दोहराता है। कहते हुए साहू उसके पास आ बैठा। तो अब क्या करूं? मना उसे मनाना ही मेरे लिए सबसे टेढ़ी खीर है। अव्वल दर्जे की जिद्दी है। पूरे पटना में दम नहीं कि मुझसे ऊंची जबान में बात कर सके, लेकिन एक वो है। घुटनों पर ले आती है मुझे। अश्वथ ने झुंझुलाहट के साथ कहा, जिसे सुन साहू हंस पड़ा। यही तो इश्क होता है मेरे लाल, राउडी को भी रोड पर ले आता है। साहू की बात पर अश्वथ उसे घूरने लगा। घूर मत, और जाकर माफी मांग उससे। साहू की इस बात पर अश्वथ हैरानी से उसे देखने लगा। साहू ने तुरंत कहा, जानता हूँ। अश्वथ धनराज ने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी, लेकिन वो मोहब्बत है यार तेरी, उसके लिए इतना तो बनता है। नशे में धुत अश्वथ पर साहू की बातें असर कर रही थीं। ना जाने अब क्या नौटंकी करने वाला था वो मृणाली के सामने, वो भी इतनी रात गए। 66 मेरी सारी हसरतें तुमसे शुरू तुम पर खत्म। मृणाली इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी। रात का वक्त था और वो किसी केस को लेकर एक जरूरी फाइल पढ़ने में व्यस्त थी। उसने एक नाइट ड्रेस पहनी थी जिसमें काले रंग की छोटी सी टॉप और नीचे एक शॉर्ट पजामा जिसमें काफी क्यूट लग रही थी वो, और बालों का बिखरा हुआ जुड़ा उस पर कुछ ज्यादा ही जच रहा था। उसका ध्यान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी फाइल में था जब उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। यह आवाज सुन उसे पहचानने में वक्त न लगा कि यह कौन है, और अब वो बिना एक वक्त गवाए भागकर अपने कमरे की खिड़की खोल खड़ी हुई तो उसने रोड के बीचों बीच खड़ी थार के ऊपर अश्वथ को खड़ा पाया, जिसके एक हाथ में शराब की बोतल थी और दूसरा हाथ खाली था। मृणाली उसे देखकर समझ चुकी थी इस वक्त वह नशे में झूम रहा है, पर उसका यहाँ तमाशा करना बहुत बड़ी मुसीबत ला सकता था। ये सोच वो डर उठी। तभी अश्वथ ने मृणाली को उसकी खिड़की पर खड़ा पाया तो वो नशे में ही मुस्कुरा उठा और अपने दोनों हाथ फैलाते हुए चिल्लाने लगा, मेरी सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस मगर एक बात का है, वो उखड़ा उखड़ा रहता है। मृणाली को समझ में आ चुका था कि इस वक्त वो पूरी तरह से नशे में धुत है, पर इससे पहले कि वो अपनी नौटंकी हद से ज्यादा बढ़ाए वो तुरंत नीचे की ओर भागी। शुक्र है रात का वक्त था। इस वक्त सब लोग सो रहे थे, इसलिए किसी को फिलहाल तो इस बारे में पता नहीं चला। वो नीचे गई तो पाया सब लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे। ये देख उसने राहत भरी सांस ली और अब चुपके से मैन गेट का दरवाजा खोल बाहर निकल आई। अश्वथ अभी भी कार के ऊपर खड़ा आंख बंद किए अपना गाना धुन के साथ गाए जा रहा था। तभी मृणाली उसकी कार के पास पहुंची और ऊपर खड़े अश्वथ को देख गुस्से में उसके पैर पकड़ झकझोरते हुए बोली, अश्वथ क्या कर रहे हो, नीचे उतरो। मृणाली की आवाज भले ही धीमी थी पर गुस्सा तो इस वक्त उसे बेहद आ रहा था, क्योंकि अश्वथ ने नौटंकी ही ऐसी पसार रखी थी जो अगर ज्यादा फैल जाती तो उसे समेट पाना के लिए मृणाली के बस की बात तो बिल्कुल नहीं थी। अपने पैरों पर कुछ महसूस कर अश्वथ ने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले उसने खिड़की पर ही नजर डाली जो उसे खाली दिखी। अरे मेरा चांद कहाँ गया, वो खुद से ही बड़बड़ाया। तभी मृणाली एक बार फिर उसका पैर झकझोरते हुए बोली, तुम्हारा चांद नीचे खड़ा है, चुपचाप है नीचे उतारो वरना। कहते हुए मृणाली रुक गई, जिसे सुन अश्वथ ने अपनी नजरें नीचे की और नशे में धुत मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम यहाँ कब आई और नीचे क्यों खड़ी हो, ऊपर आओ ना, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पर। मजा तो मैं तुम्हें दिलाऊंगी, लेकिन पहले नीचे तो उतरो। मृणाली ने दबी जबान में कहते हुए जबरदस्ती उसे नीचे उतार लिया तो गाड़ी से उतरते ही अश्वथ ने मृणाली को कसकर अपने सीने से लगा लिया। मृणाली उससे दूर होने की कोशिश करने लगी पर वो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने अपने एक हाथ में अभी भी शराब की बोतल पकड़ी थी। मृणाली समझ चुकी थी कि वो उसे इतनी आसानी से उसे नहीं रोक पाएगी, इसलिए उसने धीरे से कहा, अश्वथ हम लोग गाड़ी में बैठकर बात करें। अश्वथ में जिद करते हुए कहा, नहीं प्लीज थोड़ी देर ऐसे ही खड़ी रहो ना, मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारी बाहों में। यहाँ मृणाली पसीने से तरबतर हो चुकी थी कि अगर गलती से भी कोई उन्हें इस हालत में देख ले तो रायते फैलना निश्चित था। मृणाली ने एक बार फिर कहा, प्लीज अश्वथ, मुझे गर्मी लग रही है, हम लोग अंदर बैठकर बात करते हैं ना।
ये सुन अश्वथ उससे दूर हुआ और उसके गालों को अपने हाथ में थाम कर बोला, तुम्हें गर्मी लग रही है। मृणाली ने तुरंत अपना सिर हिलाया तो अश्वथ तुरंत उसे ले जाकर अंदर गाड़ी आ बैठा और बैठते ही मृणाली ने तुरंत गाड़ी के सबसे पहले शीशे बंद किए और अब उसका मन कर रहा था कि वो अश्वथ के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारे। पर उसने खुद को काबू कर लिया और लगभग चिल्लाते हुए बोली, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है तुमने मेरे घर के सामने? सुबह जो कुछ हुआ था वह कम था क्या जो अब यहाँ भी आ गए? इस बार अश्वथ ने उसकी बात का जवाब देते हुए बड़े ही आराम से कहा, तो क्या करता? फोन, क्योंकि नंबर तो तुम मेरा ब्लॉक कर चुकी हो और वैसे भी तुम्हें बुलाने आता तो क्या तुम आसानी से आ जाती? इस बार उसके बोलने का तरीका बेहद सामान्य था। मृणाली भी समझ गई कि कुछ देर पहले वो जानबूझकर नशे में धुत होने की एक्टिंग कर रहा था। ये देख मृणाली को बेहद गुस्सा आया और उसके गुस्से से लाल हो चुके चेहरे को अश्वथ ने थाम लिया और अगले ही पल उसके लाल गालों को चूमकर बोला, आई एम सॉरी। मृणाली पहले तो गुस्से में थी पर उसने जैसे ही अश्वथ के मुंह से सॉरी शब्द सुना वह हैरान रह गई। इस बात को वो अच्छे से जानती थी कि अश्वथ धनराज से अगर सॉरी बुलवा लिया तो तुमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली, क्योंकि वो सॉरी को अपना ईगो समझता था और इस एक शब्द को बोलने में उसे हद से ज्यादा गुस्सा आता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मृणाली ने उसे माफ कर दिया। वो अब भी उससे दूर होने की कोशिश करती रही। मुझे छोड़ो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ और अपना सॉरी अपने पास रखो। तुम्हें तो मारपीट प्यारी है ना, तो जाओ, इस वक्त तुम्हें बहुत मनचले मिलेंगे अपना हाथ साफ करने के लिए। करो जाके अपनी हसरतें पूरी। अश्वथ मुस्कुराते हुए उसके जरा और करीब आया और बोला, मेरी हर एक हसरतें तुमसे शुरू, तुम पर खत्म। कहते ही उसने मृणाली के होंठों को चूम लिया और बेहद शिद्दत के साथ उसके होंठों को किस करने लगा। पर यहाँ मृणाली का गुस्सा इन सब से और बढ़ गया और इस बार उसने अपनी ताकत लगाकर अश्वथ को इतनी जोर से धक्का दिया कि उसका एक हाथ स्टीयरिंग से काफी जोर से टकरा गया, जिस कारण अंदरूनी दर्द भी हुआ उसे। पर इस वक्त उसका ध्यान केवल मृणाली पर था क्योंकि वो वाकई हद से ज्यादा गुस्से में थी। मेरे पास मत आना अश्वथ, दूर रहो मुझसे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों से मैं दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पीछे चली आऊंगी? नो मिस्टर अश्वथ धनराज, मुझे उन कॉलेज की लड़कियों की तरह समझने की भूल मत करना जो तुम्हारे आगे पीछे लार टपकाती थीं। मैं उनसे बहुत अलग हूँ और अब तुम भी मुझसे अलग रहोगे, तब तक जब तक तुम अपनी आदतें नहीं सुधार लेते। मृणाली की आंखों में पानी उतर आया था पर उसका क्रोध कम ना हुआ। मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया क्योंकि मुझे लगा कि आगे चलकर तुम ये सब छोड़ दोगे, पर नहीं, मैं गलत थी, पर अब और गलतियां नहीं करना चाहती हूँ। अश्वथ स्तब्ध रह गया उसकी बातों पर। मुझसे प्यार करना तुम्हें एक गलती लगती है? अश्वथ हैरान सा रह गया। हाँ, हर पल यही तो एहसास दिलाते हो तुम। मृणाली के शब्द जरा भी ना लड़खड़ाए ये सब कहते वक्त। अश्वथ, यकीन नहीं होता, छोटी सी बात को तुमने यहाँ तक खींच लिया। मृणाली, वो तुम्हारे लिए छोटी बात हो सकती है पर मेरे लिए नहीं। अब तुम्हें फैसला लेना होगा अश्वथ, या तो तुम्हारी आदतें या मैं, क्योंकि आज मेरा इस शहर में एक नाम है और मैं अपनी जिंदगी किसी गुंडे के साथ नहीं बिता सकती। एंड डेट्स इट। अपनी बात खत्म कर मृणाली तुरंत वहां से चली गई और यहाँ अश्वथ ठगा सा उसे देखता रह गया। मृणाली को तो शायद उम्मीद तक नहीं थी कि वो अपने गुस्से में क्या क्या कह गई है, पर यहाँ अश्वथ के कान में उसके ना जाने कितने शब्द गूंज रहे थे। आज मेरा इस शहर में एक नाम है और मैं अपनी जिंदगी किसी गुंडे के साथ नहीं बिता सकती। क्या उसका इतना बड़ा नाम हो गया है कि अश्वथ का नाम अब वो अपने साथ नहीं जोड़ना चाहती? उसे अपने दिल में अजीब सी टीस महसूस हुई। वो पागल था उसकी मोहब्बत में, पर मृणाली हर बार सिर्फ दूरियां बढ़ाकर चली जाती थी। इस वक्त दोनों ही अपनी अपनी जगह खुद को सही मान रहे थे। हालांकि अश्वथ ने खुद का गलत मान मृणाली से माफी मांगी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि बदले में क्या सुनने को मिलेगा उसे मृणाली की ओर से। यहाँ मृणाली गुस्से में भरी हुई घर के अंदर आई तो दरवाजे पर ही उसे हाथ बांधे अनिका खड़ी दिखाई दी, जिसे देख मृणाली दंग रह गई। 67 अनिका ने देखा अश्वथ मृणाली को एक साथ। तू पागल हो गया अश्वथ?
क्या सच में मृणाली ने ये सब कहा या फिर नशा तेरे दिमाग पर चढ़कर बोल रहा है? साहू अश्वथ पर चिल्लाते हुए बोला, जिसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि मृणाली इतना कुछ उससे इतनी आसानी से कह गई। अश्वथ अभी भी उसी जगह खामोश बैठा था, मानो उसकी कुछ भी बोलने की इच्छा मर गई हो। उसका ये हाल देख साहू को बहुत बुरा लगा। वो जानता था कि अश्वथ लाख बुरा सही, पर मृणाली से उसकी मोहब्बत कभी नहीं झूठ बताई जा सकती। सच्चे दिल से प्यार किया है उसने, और वो ये भी अच्छी तरह जानता था कि मृणाली के लिए उसने खुद को कितना बदला था। साहू आराम से उसके पास जाकर बैठा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं जानता हूँ तेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, पर तू समझने की कोशिश कर मेरे यार, वो भी अपनी जगह सही है। कोई भी साधारण लड़की अपनी जिंदगी में किसी ऐसे लड़के को नहीं चाहेगी जो आए दिन मारपीट करता फिरे। अश्वथ ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। साहू ने आगे कहा, मैं नहीं जानता कि तुम दोनों में ये सब चीजें कैसे ठीक होंगी, लेकिन मैं पूरी तरह से मृणाली को गलत नहीं कह सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे डर है और फिक्र भी है तेरी, क्योंकि मारपीट से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है सिवाय नुकसान के, और शायद यही चीज उसे डरा रही हो। साहू जानबूझकर आज अपने स्वभाव से विपरीत बातें कर रहा था, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि मृणाली और अश्वथ का रिश्ता टूटे या खत्म हो, क्योंकि वो बखूबी जानता था कि अश्वथ ने बेहद प्यार किया है उससे, और उसके बिना कभी नहीं रह पाएगा वो, कभी भी नहीं। साहू ने आगे कहा, मैं सिर्फ तुझसे यही कहूँगा कि मैं सब छोड़ दूंगा। अचानक से अश्वथ ने कहा, जो काफी देर तक खामोश बैठा था, पर अब जाकर उसके मुंह से ये शब्द सुन साहू दंग रह गया। तभी अश्वथ ने आगे कहा, वो चाहती है ना कि मैं मारपीट, लड़ाई झगड़ा सब छोड़ दूं। छोड़ दूंगा, कभी नहीं करूंगा ये सब, पर जिंदगी में कभी भी उसे नहीं छोड़ पाऊंगा। बहुत प्यार करता हूं मैं उससे, बहुत। इस वक्त अश्वथ की आवाज में एक अजीब सा डर था, जिसे महसूस कर साहू का दिल भी पसीज गया। उसने तुरंत आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, मैं तुझे इस फैसले के लिए बिल्कुल नहीं रोकूंगा। मैं खुद चाहता हूँ कि तू मृणाली के साथ शांति से अपनी जिंदगी बिताए, पर यह तभी मुमकिन है जब तू उसकी हर बात मानेगा। साहू की बात सुन अश्वथ ने कहा, वो अब जैसा चाहती है मैं उसे वैसा बन के दिखाऊंगा। उसने कहा था कि वो कभी भी ऐसी लड़के से शादी नहीं करना चाहती या उसके साथ अपनी जिंदगी नहीं बताना चाहती जो गलत काम में इन्वॉल्व हो, पर तू जानता है ना, मैंने मारपीट कभी भी खुद को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं की, बल्कि जहां मुझे कुछ गलत दिखा है वहां मैं खुद को नहीं रोक पाता। और हाँ, एक पल के लिए मैं मान लेता हूँ खुद को बुरा, मान लेता हूँ कि मैं गुंडा हूँ, मवाली हूँ, पर क्या इसका मतलब ये है कि मुझे किसी से सच्चा प्यार नहीं हो सकता? उसे ऐसा क्यों लगता है साहू कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता या मैं उससे प्यार नहीं करता? अश्वथ के दिमाग पर इसका नशा चढ़ चुका था और नशे में उसकी भावनाएं खुलकर निकल कर आ रही थी, जिनका एहसास साहू को बखूबी था। उसने अपने हाथ उसकी पीठ पर रख दिया और उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे, अभी तुझे आराम की जरूरत है। अश्वथ उससे दूर हुआ और चिढ़ते हुए बोला, बहुत आराम कर लिया मैंने। तू मुझे नशे में समझ रहा है ना? नहीं, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो एकदम होश में कह रहा हूँ। देखना तू, कल मैं अपनी मनी को अपने पास लाकर रहूंगा और फिर वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, कभी भी नहीं। साहू का दिल भर आया उसे इस हाल में देखकर। वहीं दूसरी तरफ मृणाली जब घर के अंदर आई थी तब उसका सामना अनिका से हुआ था, जिसे अपने सामने देख वो स्तब्ध रह गई। कहीं ना कहीं उसे एहसास हुआ कि अनिका अब सब जान चुकी है उसके और अश्वथ के बारे में। अनिका मृणाली के पास आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, दी प्लीज मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं ऐसा बहुत कुछ आज अपनी आंखों से देख चुकी हूँ जिसे आप चाह कर भी नहीं छुपा सकती। मृणाली सब समझ गई कि अनिका किस बारे में बात कर रही है। उसने कहा, अनिका प्लीज लिसन टू मी, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं प्लीज दी, झूठ मत बोलिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और अगर ये सच भी है आपने इतनी बड़ी बात हम सब से क्यों छिपाए? मृणाली ने अपना चेहरा झुका लिया और दूसरी ओर पलटते हुए बोली,
मैं जानती हूँ मुझे इस बारे में तुम सभी को बताना चाहिए था, पर मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। मेरा और अश्वथ का रिश्ता अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंचा पाया था जिसे मैं खुलकर सबके सामने एक्सप्रेस कर सकूं। क्या कम ऑन दी, वो आपको किस करता है, हग करता है और आप बोल रही है कि आप दोनों का रिश्ता। हमारे रिश्ते में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी अनसुलझी हैं अनिका। मृणाली ने अनिका की बात बीच में काटते हुए कहा। मैं फिलहाल सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज इस बारे में मॉम डैड को पता नहीं चलना चाहिए। तभी अनिका बीच में बोली, क्योंकि आप जानती हैं कि अगर इस बारे में उन्हें पता चला तो वो लोग कभी इस आदमी को तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो किस तरह का है। नहीं अनिका, तुम गलत समझ रही हो। अनिका, मैं सब सही समझ रही हूँ। जिस कॉलेज में आप पढ़ी हैं उसी में मैं भी पढ़ चुकी हूँ और अच्छी तरह जानती हूँ उसके कारनामों को। मृणाली, अनिका, मैं जानती हूँ कि अश्वथ का नाम कॉलेज में बहुत खराब रहा है, पर अब वो वैसा नहीं है। अनिका, और उसका परिवार, वो, क्या आप ये नहीं जानती उसके परिवार में उसका भाई, उसका बाप सब अपनी धाक जमा कर रखने वाले हैं। क्या आप सच में ऐसे लोगों से अपना रिश्ता रखना चाहती हैं? मृणाली, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैंने अश्वथ को आज आखिरी बार कह दिया है, या तो वह इन गलत रास्तों को चुनेगा या मुझे। अनिका, वो कभी आपको नहीं चुनेगा दी। ऐसे लोगों के लिए मारपीट और गुंडागर्दी छोड़ना नामुमकिन होता है। ये सुन मृणाली की आवाज सख्त हो गई। अगर ऐसा है तो मैं वक्त नहीं लगाऊंगी अश्वथ को छोड़ने में, और ये मेरा वादा है। ये सुन अनिका ने कोई जवाब नहीं दिया, पर अब मृणाली के पास आकर धीरे से बोली, दी, मुझे आपकी फिक्र है। मैं अगर आपको आज किसी ऐसे लड़के के साथ देखती जिसकी पहचान अच्छी होती तो बिलीव मी, इस वक्त मैं आपसे सवाल जवाब नहीं बल्कि आपकी पहली मुलाकात से लेकर फर्स्ट किस तक की बातें पूछती, और वो भी बहुत खुशी से। लेकिन मुझे वो अश्वथ धनराज सही नहीं लगता है। वो गलत है। ये सुन मृणाली ने तुरंत कहा, और अगर उसने गलत रास्ता नहीं छोड़ा तो मैं उसे छोड़ दूंगी। मनाली ने ये बात सख्त आवाज में कही और वहां से सीधे ऊपर अपने कमरे में चली गई। वहां अश्वथ हर गिले शिकवे मिटाने को तैयार था, तो यहाँ मृणाली उसका हाथ छोड़ने को तैयार हो चुकी थी। पर क्या ये रिश्ता सिर्फ यहीं पर सिमट जाएगा या फिर अभी और चुनौतियां उन्हें पार करनी होगी? 68 पास्ट रिवील्ड। अश्वथ और मृणाली के बीच में हद से ज्यादा दूरियां बढ़ चुकी थी। अश्वथ ने कोशिश की थी इस रिश्ते को बचाने की, पर मृणाली अपनी जिद पर टिकी हुई थी। अगले दिन मृणाली अपने ऑफिस में मौजूद थी, जहां कुछ समय बाद एक आदमी का आना हुआ। मृणाली उसे जानती थी और उन दोनों की अपॉइंटमेंट पहले से ही फिक्स थी। मृणाली ने उस शख्स को अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, बैठिए मिस्टर तिवारी। मिस्टर विशाल तिवारी, जो यही कोई 40-50 वर्ष के शख्स होंगे। काफी रसूखदार आदमी थे और उनकी पहचान भी अच्छी खासी थी। मृणाली ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने आपको अपना रिस्पांस मेल कर दिया था। आप सारी डिटेल्स और प्रूफ्स अपने साथ लाए हैं ना? मिस्टर तिवारी ने कहा, बिल्कुल मिस सहाय। सारे सबूत मेरे पास है और मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में जल्द से जल्द एक्शन ले, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये केस आप जीत कर ही रहेंगी। मृणाली उनकी बात से सहमति जताते हुए बोली, बिल्कुल। आप पहले मुझे सबूत दिखाए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये सुन मिस्टर तिवारी ने अपने हाथ में पकड़े कुछ कागज मृणाली को थमा दिए, जिन्हें एक एक कर वो पढ़ने लगी। तभी मिस्टर तिवारी ने कहा, इसमें उस ऐड की सारी इन्फॉर्मेशन है और अब आपके हाथ में एक बहुत बड़ा सबूत है उसके खिलाफ, तो मैं चाहता हूँ कि आपको मुझसे जितने पैसे लेने हो लीजिए, लेकिन इसे सबक जरूर मिलना चाहिए और हो सके तो लंबी से लंबी सजा मिले। मृणाली की नजरें अभी भी फाइल में गड़ी हुई थी, जिन्हें पढ़ते हुए उसने सिर्फ एक सवाल किया, लेकिन ये ऐड है कौन? अश्वथ धनराज। मिस्टर तिवारी के मुंह से ये एक नाम सुनकर मृणाली स्तब्ध रह गई और उसने अपनी नजरें फाइल से हटाकर मिस्टर तिवारी पर लगाते हुए कहा, क्या कहा आपने? बिल्कुल सही कहा है। अश्वथ धनराज ही ऐड है, जो पहले तो खुलकर गुंडागर्दी किया करता था, पर कुछ सालों से वो ऐड नाम के अंदर अपने सारे गलत काम अंजाम देता है और इसी की वजह से मेरे बेटे ने सुसाइड किया है। मृणाली को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो सुना वो सब सही है या गलत।
वो बस आंख भरे मिस्टर तिवारी को देखे जा रही थी, पर बहुत जल्द उसने खुद को नॉर्मल दिखाया क्योंकि उनके सामने वो ओवर रिएक्ट नहीं कर सकती थी। और अब वो तुरंत उस फाइल को खोलकर पढ़ने लगी जिसमें ऐड यानी अश्वत्थ धनराज की सारी डिटेल्स मौजूद थी और जो कि काफ़ी हद तक सच भी थी। ये देख मृणाली का दिल बुरी तरह टूट चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अश्वत्थ ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई, या फिर उसके नजरिए से देखे तो एक तरीके से अश्वत्थ ने उसे धोखा दिया था। कुछ समय बाद मिस्टर तिवारी वहां से चले गए और उनके जाते ही मृणाली अपने होश में वापस आए और उसने तुरंत अश्वत्थ को फोन लगाकर कहा, मुझे तुमसे मिलना है, एड्रेस में सेंड कर दूंगी। सिर्फ इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और अपना सर कुर्सी से टिका कर बैठ गई। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था जब से उसे पता चला था कि ऐड कोई और नहीं बल्कि खुद अश्वत्थ है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। गुस्सा इस बात का कि आखिर क्यों उसने ऐसे इंसान से प्यार किया जिसने हमेशा उससे झूठ बोला और धोखे पर धोखे दिए। शाम का वक्त, अश्वत्थ की थार एक खाली सी जगह पर आकर रुकी जिससे उतरने के बाद उसे कुछ दूरी पर खड़ी मृणाली की कार दिखाई दी। वो उस कार के करीब बढ़ने लगा और तभी मृणाली अपनी गाड़ी से बाहर उतर आई और अश्वत्थ के पास खड़े होकर उसे हाथ बांधकर देखने लगी। अश्वत्थ का तो मन कर रहा था कि वो उसे तुरंत अपनी बाहों में भर ले, पर इस वक्त वो बहुत नाराज थी उससे, इसलिए उसने अपने जज्बातों पर काबू किया और बोला, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सच, सिर्फ सच सुनना है आज मुझे। मृणाली ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए अपनी बात कही। अश्वत्थ को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है। तभी मृणाली ने कहा, क्या हुआ? समझ नहीं पा रहे हो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ? कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें एक एक बात अच्छे से समझाऊंगी। कहकर मृणाली ने अपनी कार से एक फाइल निकाली और वो अश्वत्थ के ऊपर फेंक दी, जिसे तुरंत उसने पकड़ लिया और हैरानी से मृणाली को देखने लगा। मृणाली ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पढ़ो इसे। अश्वत्थ पहले तो हैरान रह गया, फिर उसने एक एक कर उस फाइल के पन्ने पलटना शुरू किया, जिसके साथ ही उसके चेहरे के हावभाव भी बदलने लगे। तभी मृणाली गुस्से भरी आवाज में बोली, तुमने कहा था ना कि तुमने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं। मारपीट, लड़ाई झगड़ा ये सब छोड़ चुके हो, तो फिर ये क्या है? इतना बड़ा धोखा। तुमने मुझसे झूठ कहा। अश्वत्थ धनराज से ऐड बन गए और इस नाम की आड़ में सब काम करते रहे और मुझे पता तक नहीं चल पाया। अश्वत्थ ने वो फाइल गुस्से में जमीन पर फेंक दी और अब मृणाली की बाहें झकझोरते हुए बोला, आखिर दिक्कत क्या है तुम्हारी? और बार बार तुम किन गलत कामों की बात करती हो? क्या मैं किसी का खून करता हूँ, ड्रग्स बेचता हूँ या ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता हूँ? सिर्फ मामूली से लड़ाई झगड़ों को तुमने गलत काम का टैग दे रखा है और इस बात के पीछे हर बार मुझसे दूरियां बढ़ाकर चली जाती हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? इस बार मृणाली ने उसे तुरंत खुद से दूर कर दिया और चिल्लाते हुए बोली, मैं बस इतना चाहती हूँ कि अब तुम मुझसे कोई वास्ता ना रखो और मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, हमेशा हमेशा के लिए। ये कहते हुए मृणाली की आंखें नम हो गई। अश्वत्थ तो अपनी जगह जड़ रह गया। कहाँ वो सोच रहा था कि अब वो सब छोड़ देगा उसके लिए, पर यहाँ तो मृणाली उसे ही छोड़ने की बातें कर रही है। उसने आगे बढ़कर मृणाली को समझाने की कोशिश की, पर इससे पहले ही मृणाली ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और बोली, दूर रहना मुझसे और मुझे छूने की अब कोशिश भी मत करना। हम दोनों का रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुम अश्वत्थ धनराज से ऐड बने थे। और क्या कहा तुमने? मारपीट मामूली सी बात है। तुम्हारी वजह से मिस्टर विशाल तिवारी के बेटे की जान गई है और तुम कहते हो कि तुमने खून नहीं किए, जबकि तुम्हारा हाथ तो पहले ही खून से गंदा हो चुका है अश्वत्थ। और पता नहीं ऐसे कितने घटिया काम होंगे मुझसे छिपाकर, पर हमेशा मेरे सामने ये दावा किया कि तुम सब छोड़ चुके हो, जबकि सब झूठ था, सिर्फ एक फरेब। अश्वत्थ को समझ आ चुका था कि मृणाली के दिमाग में बहुत बड़ी गलतफहमी बैठ चुकी है। उसने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, इस फाइल में जो कुछ भी लिखा है वो सब आधा अधूरा सच है, जो कि सिर्फ मुझे गलत साबित करने के लिए है। पूरा सच मैं तुम्हें बताऊंगा। बस मुझे अब कुछ नहीं सुनना, क्योंकि अब मैं और झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मृणाली ने उसे अपनी सफाई देने तक का मौका नहीं दिया।
वो पलटकर वहां से जाने लगी तो अश्वत्थ तुरंत उसके पीछे आया और उसका हाथ थाम कर बोला, कहाँ जा रही हो? क्या इतना आसान है तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म करना? मृणाली ने उसकी आंखों में देखते हुए सटीक जवाब दिया, हाँ। मेरे लिए ऐसे इंसान से रिश्ता खत्म करना बहुत आसान है जिस पर मैं भरोसा तक नहीं कर सकती। और अब हम दोनों का सामना कोर्ट में होगा क्योंकि अब से मैं तुम्हारी मणि नहीं बल्कि मृणाली सहाय हूँ, जो कि एक लॉयर है और जिसके हाथ में तुम्हारे खिलाफ केस आया है जिसे मैं किसी भी कीमत पर जीतकर रहूंगी मिस्टर अश्वत्थ धनराज। मृणाली की आंखों में इस वक्त अंगारे दहक रहे थे। अश्वत्थ तो ठगा सा उसे देखता रह गया। कितनी आसानी से उसने ये रिश्ता खत्म कर दिया, वो भी सिर्फ कुछ गलतफहमियों के बलबूते पर। कितनी मोहब्बत करता है वो उससे, ये बात उसे बताने की जरूरत नहीं है, पर मृणाली शायद उसके लिए ये रिश्ता कभी मायने रखता ही नहीं था। कम से कम फिलहाल अश्वत्थ का यही मानना था। मृणाली वहां से जा चुकी थी और यहाँ अश्वत्थ, जो अपनी नई शुरुआत की उम्मीद सजा रहा था, उसके हाथ से सब कुछ फिसल चुका था किसी रेत की तरह। मृणाली ने उससे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। जरा सा भी विश्वास या भरोसा नहीं था उसे अश्वत्थ पर। क्या इतना कमजोर है उन दोनों का रिश्ता, जो एक छोटी सी गलतफहमी से टूट जाए? शायद हाँ, क्योंकि मृणाली ने ये खुद आज साबित कर दिया था। ________। कोर्ट की हियरिंग चालू हो चुकी थी और अश्वत्थ पर इल्जामों के फंदे लग चुके थे। वो कटघरे में आ खड़ा हुआ था क्योंकि उसके खिलाफ किसी ऐसे वैसे आदमी ने नहीं बल्कि मिस्टर विशाल तिवारी ने केस किया था, जो कि बहुत ही पहुंचे हुए इंसान थे। इस दौरान मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अश्वत्थ की इमेज की धज्जियां उड़ाने में। भले ही उसके पिता का एक नाम था, पर बावजूद इसके मीडिया को भला कौन रोक पाया है? और जिस हिसाब से उसके ऊपर लांछन लगाए जा रहे थे उसको देखें, इतना तो कहना सही था कि राजनीति में आने का सपना फिलहाल अश्वत्थ के लिए सिर्फ सपना ही रहने वाला था। पर ताज्जुब की बात यह हुई कि अश्वत्थ ने पलटकर खुद को सही साबित करने की कोई कोशिश नहीं की। एक तरीके से वो टूट चुका था क्योंकि जिससे उसने इतना प्यार किया आज वही उसके खिलाफ खड़ी थी, और वो भी इस कदर कि उसने कोई कमी नहीं छोड़ी अश्वत्थ के चेहरे पर दाग लगाने में। ___________। मृणाली इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद थी, जहां पर उसके साथ मिस्टर तिवारी भी थे, जो शायद बहुत खुश थे। मैं जानता था मिस सहाय कि आप ये केस जीत कर ही रहेंगी। आज हम जीत के एकदम नजदीक खड़े हैं। अरे तभी तो मैं इतनी सारे वकीलों को छोड़ आपके पास आया, क्योंकि मुझे पता था कि जो कोई और नहीं कर सकता वह आप करके दिखा सकती हैं। मृणाली के चेहरे पर इस वक्त अहंकार की रोशनी दमक रही थी। मैंने आज तक कोई केस नहीं आ रहा है मिस्टर तिवारी, और यह केस भी मैं हर कीमत पर जीत कर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आपको जितने झूठे गवाह तैयार करने हैं करिए, क्योंकि अब हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। बस देखते रहिए, बहुत जल्द आपके बेटे को इंसाफ मिलेगा। मृणाली को इस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या कर रही है, पर इतना तय था कि वो अपने घमंड में पूरी तरह डूब चुकी थी और अब ये केस उसके लिए किसी के इंसाफ से बढ़कर हो गया था। ये सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि उसके और अश्वत्थ के बीच की वो जंग थी जिसे किसी भी कीमत पर उसे जीतना ही जीतना था, और उसके लिए उसने हर मुमकिन कोशिश की। झूठे सबूत, झूठे गवाह सब तैयार किए ताकि अश्वत्थ के खिलाफ हर तरह से बेहद स्ट्रांग एविडेंस तैयार किया जा सके, ताकि उसके बचने के हर रास्ते बंद हो जाए। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब प्यार की बहुत बुरी तरह हार हुई और मृणाली के झूठे अहंकार की जीत। अश्वत्थ को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद सब बदल गया। वक्त, हालत और अश्वत्थ, पर कहीं ना कहीं वो अब भी प्यार करना नहीं भूल पाया था मृणाली से। इतना आसान कहाँ होता है किसी को भूलना। अश्वत्थ के लिए तो ये बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन ये सब किसी जीत का अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत थी। ऐसी शुरुआत जिसमें बहुत कुछ तबाह दफा होने वाला था। ___________। मृणाली अपनी जीत को लेकर बहुत खुश थी। होती भी क्यों ना, आखिर उसने अश्वत्थ धनराज पर जीत हासिल की थी। इस वक्त वो अपने ऑफिस में ही मौजूद थी और किसी से फोन पर बात करने में व्यस्त, जब उसके सेक्रेटरी ने अंदर आकर कहा, मैम,
कोई साहू नाम का शख्स आपसे मिलना चाहता है। साहू का नाम सुन मृणाली का चेहरा एक बार फिर अहंकार से भर उठा। उसने तीखी मुस्कान के साथ कहा, अंदर आने दो उसे। साहू कुछ देर में अंदर आया तो उसे देख मृणाली ने अपना शरीर कुर्सी पर टिका लिया और मुस्कुराते हुए बोली, बैठो साहू। खड़े क्यों हो? साहू बैठा नहीं बल्कि खामोशी से खड़ा मृणाली को देखता रहा और कुछ देर बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, समझ नहीं आता तुम पर गुस्सा दिखाऊं या तरस खाऊं। पर सच कहूं तो फिलहाल मुझे बहुत तरस आता है तुम पर। बहुत। आइए भी क्यों ना। सोच से अपाहिज लोग तरस के काबिल ही होते हैं। उसकी बात पर मृणाली की मुस्कान गायब हो गई। साहू ने आगे कहना जारी रखा, मैं यहाँ तुम्हें कोई सफाई देने या तुमसे अश्वत्थ के लिए भीख मांगने तो बिल्कुल नहीं आया हूँ, पर हाँ, एक बात मेरी गांठ बांध लो। जिस दिन तुम्हें सारी सच्चाई पता चलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुमने झूठे सबूतों के बलबूते पर ये खोखली जीत भले ही हासिल की हो, पर याद रखना, बहुत बुरा पछताओगी, क्योंकि तुमने अपने अहंकार में चूर होकर सिर्फ अश्वत्थ की नहीं बल्कि कईयों की जिंदगी बर्बाद कर डाली है, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कभी नहीं। शट अप। मृणाली गुस्से में चीखते हुए उठ खड़ी हुई। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। तुम मर्दों की यही दिक्कत है। अगर हार जाओ तो बेबस और लाचार बनकर सारी गलतियों का टिकरा औरतों के सर पर मर दो, पर मैं उन औरतों में से नहीं हूँ, समझे। मैंने भले ही गलत सबूत तैयार किए हों, पर सिर्फ गलत को सजा दिलाने के लिए। अश्वत्थ गलत था शुरू से ही, और अब वो सही जगह पहुंचा है जहां उसे जाने कब का होना चाहिए था। तुम सबके लिए किसी को मार डालना बहुत मामूली बात होगी, पर मेरे लिए नहीं है। मैं इंसाफ के लिए लड़ती हूँ और इस बार भी मैंने वही किया है। गलत। कब तक खुद को झूठा दिलासा दिलाओगी मृणाली कि तुमने ये लड़ाई इंसाफ के लिए लड़ी है, जबकि सच तो ये है कि तुमने ये लड़ाई सिर्फ अपनी जीत के लिए की है, जिसे तुम्हें जीतना था किसी भी कीमत पर, और वो तुमने आखिर कर दिखाया। पर याद रखना, अगर तुम्हारी मोहब्बत की दास्तान किसी ने सुन ली ना, तो उसका मोहब्बत से भरोसा उठ जाएगा। बहुत महान समझती हो ना खुद को, पर मेरी नज़र में तुम सिर्फ एक अहंकार में डूबी बेबस लड़की हो जो अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पर थूकता हूँ तेरी इस जीत पर, जिसने मोहब्बत जैसी प्यारी चीज का गला रौंद डाला। अंडस्को 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 अंडस्को। नहीं। अचानक से मृणाली होश में आई तो उसने पाया कि इस वक्त वो अश्वत्थ के कमरे में ही मौजूद है और गेट से टिककर बैठी है। शायद कुछ समय पहले उसकी आंख लग गई थी और इस दौरान 3 साल पुरानी बातें एक दफ़ा फिर उसके दिमाग में शोर करने लगीं। उसके दिमाग में साहू के कहे वो शब्द गूंज रहे थे जिसने अंदर तक झकझोर डाला उसे, थूकता हूँ तेरी इस खोखली जीत पर, जिसने मोहब्बत जैसी प्यारी चीज का गला रौंद डाला। सच कहा था साहू ने, जब तक उसे सच्चाई का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वाकई बहुत देर हो चुकी थी। उस वक्त अपने अहंकार में वो इस कदर डूब गई थी कि एक बार भी उसने अश्वत्थ पर विश्वास न किया, बिना सच जाने उसे गुनहगार साबित कर दिया। शायद 3 साल पहले अश्वत्थ गलत नहीं था, पर मृणाली ने खुद उसे गलत बना डाला। पास्ट ओवर। 69। मृणाली अश्वत्थ की बाहों में। मृणाली इस वक्त साहू के सामने खड़ी थी, जिसे उसने खुद फोन करके बुलाया था। वो दोनों इस वक्त मृणाली के कमरे में ही मौजूद थे और दोनों के बीच काफी देर से खामोशी पसरी हुई थी, जिसे तोड़ते हुए साहू ने बेरुखी के साथ कहा, बताओ क्यों बुलाया है मुझे। साहू के सवाल को सुन मृणाली ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अश्वत्थ कैसा है वो। मृणाली की आंखों में आंसू थे और आवाज बहुत भारी, बहुत दर्द था उसकी आवाज में, जिसे साहू ने भी महसूस किया। क्या करोगी उसके बारे में जानकर। पहले तुमने और अब तुम्हारी उस नालायक बहन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, तुम दोनों ने मिलकर उसे बर्बाद करने में। और अब बताओ, अब तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है अश्वत्थ की। तुमने भी तो यही किया था ना। साहू के गुस्से के आगे मृणाली कुछ ना बोल सकी। जो 3 साल पहले हुआ था वो अब मैं नहीं होने दूंगी। अब अश्वत्थ के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, यह मेरा वादा है। मृणाली की आंखों से आंसू निकल आए। वो बहुत कोशिश कर रही थी खुद को शांति रखने के लिए, पर ऐसा हो ना पाया।
बहुत तकलीफ हो रही थी उसे, क्योंकि अब तक उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिर कैसे वह अपने अहंकार के चलते इतनी अंधी हो गई थी कि उसने सही गलत में अंतर तक न देखा। मुझे बस पूरा सच बता दीजिए भाई, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बात कुछ और है, जिसके चलते अश्वथ की नफरत मुझसे इस हद तक थी कि वो मुझे कभी माफ नहीं कर पाया। मृणाली के सवाल को सुन इस बार साहू शांत नहीं रह पाया और उसने चिल्लाते हुए जवाब दिया, तुम्हारे उसे एक फैसले की वजह से एक परिवार मारा गया है मृणाली। जिस इंसान का तुमने उस वक्त साथ दिया था उसने कितनों की जिंदगी तबाह की है, इस बारे में तुम्हें जरा भी भनक थी नहीं, क्योंकि तुम पूरी तरह पागल हो चुकी थी। तुम्हें अश्वथ को हराने के अलावा कुछ दिखाई ही कहाँ दे रहा था। उसने तुम्हें समझाने की कोशिश की तो सबके सामने उसे थप्पड़ जड़ के चली आई। साहू की इस बात पर मृणाली स्तब्ध रह गई। क्या क्या मतलब जान गई है? तभी साहू ने कहा, हाँ, वो साला तिवारी धोखे से दूसरों की जमीन हड़पता था और साथ ही साथ बहुत सारे गलत काम करता था, जिसके लिए अश्वथ को नहीं बल्कि उसे जेल में होना चाहिए था। और रही बात उसके बेटे की, ड्रग्स सप्लाई करता था वो कॉलेज में, जिसके लिए अश्वथ ने उसे बखूबी सजा दी थी और आखिर में चलकर उस साले ने खुद ही सुसाइड कर लिया, जिसकी मौत का इल्जाम तुमने अश्वथ के सर पर मर दिया और साथ ही साथ उसे कई सारे गलत कामों में फंसाकर जेल में झोंक दिया। साहू क्रोध में मृणाली के पास आया और उसकी बांह पकड़ झकझोरते हुए बोला, जानती हो, शुरू से ही वो राजनीति में जाना चाहता था और आज शायद कोई गुंडा नहीं बल्कि नेता होता जो सही के लिए सही और गलत के साथ गलत करना अच्छी तरह जानता है, पर तुम्हारे एक गलत फैसले ने सब बर्बाद कर डाला। जानती हो, उसने मुझे अपनी कसम देकर रोक रखा था कि तुम्हें कभी यह बात पता ना चल पाए, क्योंकि वो जानता था कि तुम कुछ भी बर्दाश्त कर लोगी, पर ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी कि तुम्हारे एक गलत फैसले की वजह से किसी की जान चली गई। मृणाली को इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में कोई जान नहीं रही, वो अंदर तक हिल चुकी थी। साहू ने झटककर उसकी बाहें छोड़ी और उतने ही तेज में बोला, तुमने उसके साथ जो किया इसके लिए तो वह ना जाने कब का तुम्हें माफ कर देता, पर रह रहकर उसे उन परिवार की चीखें सुनाई देने लगती जो घुट घुट कर मारे गए, और न जाने कितने ऐसे परिवार तबाह हो गए उस तिवारी की वजह से जिसका तुमने अंधों की तरह साथ दिया। पर बावजूद इसके ये सच उसने कभी तुम्हारे सामने नहीं आने दिया, क्योंकि तुम कभी ये सहन कर ही ना पाती। मृणाली सन रह चुकी थी, तो वही साहू ने उसके सूने पर झुके चेहरे को देख कहा, बावजूद इसके मैंने, अश्वथ की माँ ने और कहीं ना कहीं अश्वथ ने तुम्हें अपनाया, सिर्फ ये सोचकर कि तुमसे एक गलती हुई, पर साला जब आज भी अश्वथ को इन सब चीज़ों में बेवजह घसीटा जा रहा है तो मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे अश्वथ समझने की भूल मत करना मृणाली, क्योंकि मैं नफरत के नाम पर बस उसकी तरह सख्ती से पेश नहीं आता हूँ, बल्कि मेरी नफरत बहुत बुरी होती है और उसका अंजाम भी उतना ही बुरा। ये कहकर साहू वहां से चला गया और मृणाली किसी मूर्ति की तरह खड़ी रह गई। आज बचे खुचे सच से भी पर्दाफाश हो चुका था और अब सब कुछ उसके सामने पानी की तरह साफ था। अभी तक कितने बड़े अंधकार में जी रही थी वो, अब उसे खुद से ही नफरत होने लगी थी और अचानक से अब वो टूटकर बिखर पड़ी। बेतहाशा रोते हुए वह घुटनों के बल जमीन पर जा गिरी और उसने अपना सर पकड़ लिया। ये क्या हो गया मुझसे? वो बस रोए जा रही थी। यह सच वाकई अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो खुद की नज़रों में पूरी तरह गिर चुकी थी और शायद इसी वजह से अश्वथ कभी नहीं चाहता था कि उसे पूरी सच्चाई मालूम पड़े। वहीं दूसरी तरफ अश्वथ पर फिलहाल मुकदमा शुरू होने से पहले छूट मिल चुकी थी, क्योंकि अब रंजीत एक विधायक थे, इसलिए अपने पैसों और पावर के दम पर उन्होंने अश्वथ को बाहर निकलवा लिया। पर सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जिस तरह मीडिया में उनकी इमेज की धज्जियां उड़ रही है, इसे कैसे ठीक किया जाए। बमुश्किल 3 साल पहले वाला केस भूल पाए थे लोग और अब फिर से वही चीजें ताज़ा हो गई थी, जिसका बेशक बहुत बुरा असर पड़ने वाला था अश्वथ पर। शाम के समय रंजीत और आकाश के साथ अश्वथ का घर आना हुआ, जिसके आते ही मीरा उसके गले जा लगी। मिशा भी दौड़कर अपने भाई से लिपट गई। मीरा उसके चेहरे को हाथ में भर फिक्र के साथ बोली, तू ठीक है ना बेटा? इस बार तुझे कुछ नहीं होने देंगे हम। उद्धरण चिन्ह। इस बार कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा अश्वथ का।
देखता हूँ कौन हरामजादा मेरे भाई पर आंख उठाता है, गुस्से में खौलते हुए आकाश ने कहा। खैर, कुछ ही देर में सब अश्वथ की फिक्र में व्यस्त हो गए, पर अश्वथ का मन कहीं और था, अपनी मनी पर, जो उसे दिखाई ही नहीं दी। मैं थक गया हूँ, फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर वो उठकर ऊपर चला आया। अपना कमरा खोलते ही उसकी नज़रें बेताबी से मृणाली को ढूंढने को लगी, पर वो कहीं नहीं दिखी। अश्वथ हैरान रह गया, पर तभी उसे वॉशरूम से शावर की आवाज़ आई। भला इस वक्त वो वॉशरूम में क्या कर रही है? कुछ सोचते ही अश्वथ तुरंत वॉशरूम की ओर भागा और अगले ही पल जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो चीख उठा। मनी! अंदर मृणाली शावर के नीचे बेहोश पड़ी थी। अश्वथ तुरंत उसके पास भागा और उसने जैसे ही उसने बदन को छुआ तो महसूस किया वो एकदम ठंडी पड़ चुकी है। वो तुरंत उसे बाहर लाया और फौरन उसके कपड़े बदलने लगा। इस दौरान उसने डॉक्टर को भी फ़ोन लगा दिया। उसने मृणाली को अच्छे से ब्लैंकेट में कवर कर दिया और अब गुस्से में सनसनाते हुए नीचे पहुंच चिल्लाया, आप लोगों ने क्या कहा है मृणाली से? उसके सवाल पर सब लोग हैरानी के साथ उसे देखने लगे। इतना सब होने के बाद भी तुम उस लड़की की तरफदारी कर रहे हो? रंजीत गुस्से में बोले। वो शावर के नीचे बेहोश पड़ी थी, इस बात की खबर भी है आप सबको। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो। अश्वथ से आगे के शब्द बोले तक ना गए। मुझे सच सच बताइए आप सब, आखिर उससे क्या कहा है जो उसने ये किया खुद के साथ? अश्वथ ने कहा। तभी वहां आते हुए साहू की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसे जो कुछ कहा है वो मैंने कहा है अश्वथ। अश्वथ साहू को घूरने लगा, तभी वो उसके सामने खड़ा होकर बोला, मैंने सब सच बता दिया उसे। जानता हूँ तूने मना किया था, पर अब बस। उसकी गलतियों की सज़ा मैं तुझे और नहीं भुगतने दूंगा। अश्वथ गुस्से के मारे खौल उठा। वो साहू की कॉलर पकड़कर बोला, मैंने कहा था ना उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुझे कोई अंदाज़ा भी है उसने अपना क्या हाल बना लिया है? वो यही डिज़र्व करती थी, शुरू से ही। पर साला मैं पागल था जो उसे माफ़ कर बैठा, जबकि वो कभी इस माफ़ी के काबिल थी ही नहीं। साहू के वो 3 साल पुराने ज़ख्म ताज़ा हो गए थे, इसलिए अब चाहकर भी वो मृणाली को नहीं अपना पा रहा था। अश्वथ आगे कुछ भी कहता कि तभी वहां डॉक्टर का आना हुआ, जिसे देख अश्वथ ने साहू को घूरते हुए उसे छोड़ दिया और डॉक्टर को लेकर ऊपर चला गया। अश्वथ के सर से इस मृणाली का भूत उतारना होगा, हर हाल में। आकाश गुस्से में बोला। ऊपर कुछ समय बाद डॉक्टर ने मृणाली को देखा, जिसके बाद कुछ दवाएं लिखकर वो यहाँ से चली गईं। यहाँ अश्वथ मृणाली के पास बैठकर उसका सर सहलाने लगा। रात हो चुकी थी और अश्वथ अब अपने कमरे की खिड़की के पास जा खड़ा हुआ जब उसे अपने पैरों पर कुछ महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो दंग रह गया, क्योंकि मृणाली उसके पैरों पर पड़ी थी और बस रोए जा रही थी। मनी, ये क्या कर रही हो? अश्वथ ने उसे उठाने की कोशिश की, पर मृणाली की पकड़ उसके पैरों पर कस गई। अश्वथ ने उसे मजबूती के साथ खड़ा किया और झकझोरते हुए बोला, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? मृणाली की हिम्मत नहीं हो रही थी उससे नजरें मिलाने की, जिसे अश्वथ ने भी महसूस किया और अगले ही पल उसने कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस एक पल में मृणाली टूट गई उसकी बाहों में। मुझसे प्यार मत करो अश्वथ, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ। मृणाली की सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। अश्वथ उसे अपनी बाहों में लिए खड़े रहा और उसे बोलते रहने दिया। 70 एडवोकेट मृणाली सहाय। मृणाली कसकर अश्वथ के सीने से लगी थी और बेतहाशा रोए जा रही थी। अश्वथ ने पलटकर कुछ नहीं कहा और बस उसे रोने दिया, क्योंकि वो जानता था कि आज मृणाली के दिल पर एक ऐसा बोझ आ गया है जिससे निजात पाना उसके लिए नामुमकिन सा होने वाला है। तभी मृणाली ने सुबकते हुए कहा, जस्ट हेट मी अश्वथ, जस्ट हेट मी, मैं सिर्फ तुम्हारी नफरत के लायक हूँ। कहते हुए वो अश्वथ से दूर हुई और अपनी नजरें झुकाकर सिसकते हुए बोली, जो मैंने किया उसके लिए अब मैं खुद को ही माफ नहीं कर पा रही हूँ, तो तुम कैसे माफ कर सकते हो? अपने अहंकार में आकर मैंने सब बर्बाद कर दिया, सब। अश्वथ ने अपने हाथ उसके चेहरे पर रखे और उसे होंठों में भरते हुए कहा, मेरे लिए अभी भी बहुत मुश्किल है तुम्हें माफ करना मनी, बहुत मुश्किल है।
जब जब तुम्हें अपनाने का ख्याल आता है तब तब पुरानी यादें अचानक से दिमाग में ताज़ा हो जाती हैं और मुझे इस तरह नफ़रत में भर देती हैं कि आगे चलकर मेरा खुद पर ही काबू नहीं रहता। जेल में बीते वो 3 साल, तुम्हारा गलत का साथ देना और मेरे विश्वास को तोड़ना, इन सब चीज़ों ने मिलकर मुझे वो बना दिया जो मैं कभी बनना ही नहीं चाहता था। पता ही नहीं चला कि तुमसे कब नफ़रत इतनी गहरी हो गई कि तुम्हें बर्बाद करने के अलावा दूसरा ख्याल तक दिमाग में न आया। अश्वथ ने अपना चेहरा उसके चेहरे के नज़दीक किया, पर शायद मैं कमज़ोर रहा। हर चीज़ में, मोहब्बत में भी और नफ़रत में भी। उसकी इस बात पर मृणाली की भींगी पलकें उसे हैरानी से देखने लगीं। हाँ मनी, मोहब्बत मेरी कमज़ोर थी, शायद तभी तो तुम मुझसे दूर हुई, और नफ़रत तो बेशक कमज़ोर थी। जो तुम्हें ज़रा से दर्द में देखना मेरे लिए किसी सज़ा से कम नहीं होता था। मृणाली ने तुरंत अपना हाथ अश्वथ के होंठों पर रख दिया। नहीं, तुम कमज़ोर नहीं थे अश्वथ। वो मैं थी जिसने हमारे इतने खूबसूरत रिश्ते को तबाह कर दिया। मैं चाहती तो उस वक्त प्यार से चीज़ें संभाल सकती थी, पर कामयाबी के नशे ने मुझे इतना अंधा बना दिया कि मुझे तुम्हारा प्यार नहीं बल्कि सिर्फ गुस्सा दिखाई देने लगा, और इस कारण मैंने खुद अपने होंठों से सब बर्बाद कर दिया। मृणाली रो पड़ी। मेरी गलतियों का भार अपने सर पर मत लो अश्वथ। मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। अश्वथ ने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया और इस दफ़ा मृणाली के हाथ भी कसकर उसकी पीठ पर जकड़ गए। काश उस वक्त एक थप्पड़ लगाकर तुम मुझे रोक लेते, तो आज कम से कम मेरे आगे हालात इतने बदतर तो ना होते कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने लायक भी नहीं बची। अश्वथ ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, जिस दिन तुम खुद को माफ़ कर लोगी, उस दिन मैं तुम्हें माफ़ दूंगा मनी। अश्वथ के ये शब्द किसी तीर की तरह मृणाली के सीने में जा चुभे, क्योंकि वो जानती थी कि शायद आने वाले समय में इतनी से वो कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। ये रात इसी तरह बीत गई, और अगले 2 दिन भी। आज तीसरा दिन था और कोर्ट की पहली हियरिंग। अनिका का पलड़ा बहुत मजबूत था। पहला, उसने वुमेन कार्ड फेंका था, और दूसरा, अश्वथ की छवि पहले से ही खराब थी, इसलिए अनिका ने एनजीओ का सहारा लेकर बेहद स्ट्रांग केस बनवाया अश्वथ के खिलाफ। इस वक्त सब लोग कोर्ट के बाहर मौजूद थे और अनिका भी अपने लॉयर के साथ मौजूद थी। दक्ष अग्निहोत्री, अच्छी खासी कदकाठी के साथ लुभावनी सूरत का मालिक, अनिका और मृणाली का दोस्त और एक जाना माना वकील। वो इस वक्त दक्ष से ही बात कर रही थी जब दक्ष ने कहा, लास्ट मोमेंट पर एडवोकेट चेंज किया है अश्वथ की फैमिली ने। आई डोंट केयर, बस मुझे इतना पता है कि मुझे वो अश्वथ धनराज किसी भी कीमत पर जेल में चाहिए। अनिका नफरत के साथ बोली। आई विल ट्राई माई बेस्ट अनिका, बट ये एडवोकेट चेंज करने का लॉजिक समझ नहीं आया। आखिर है कौन वो? दक्ष अजीब सी सोच में पड़ा था जब उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ पड़ी। वो मैं हूँ दक्ष। अनिका और दक्ष दोनों हैरान रह गए इस आवाज़ पर, जिसके साथ ही उन्होंने मुड़कर देखा तो सामने कुछ दूरी पर मृणाली खड़ी थी। एक ब्लैक बटन्ड कोट के साथ नीचे सफ़ेद रंग की साड़ी, बालों का मजबूत जूड़ा जिसमें भरा अश्वथ के नाम का सिंदूर, और सबसे बड़ी बात, चेहरे पर वही पुराना कॉन्फिडेंट जो कुछ साल पहले तक हुआ करता था। ये थी मृणाली सहाय, एडवोकेट मृणाली सहाय। अनिका को अब भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिसके लिए वो इतना सब कुछ कर रही है वही उसके खिलाफ खड़ी है। वो तुरंत मृणाली के पास गई और उसे गले लगाते हुए बोली, दी, ये सब क्या है? मैं जानती हूँ उन सब ने फिर से आपको मजबूर किया है, लेकिन प्लीज़, उद्धरण चिन्ह, वो उससे दूर हुई, प्लीज़ ये सब मत करिए। मैं जानती हूँ पहले भी आपने मजबूरी में आकर हम सबसे झूठ कहा था, और अब फिर से आप वही गलती दोहरा रही हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह, डोंट डू दिस अनिका। अगर तुम सच में मेरी हेल्प करना चाहती हो तो ये केस वापस ले लो। मृणाली ने अपनी आवाज़ में भावनाओं के साथ कहा। ये आप क्या कह रही हैं? ओह गॉड दी, बस कीजिए ये सब। मैंने कहा ना आपको डरने की ज़रूरत नहीं है तो। मृणाली, अनिका मैं डर नहीं रही हूँ। मानती हूँ पहले जो कुछ कहा था वो दबाव में कहा था, पर अब चीज़ें बदल चुकी हैं, सच्चाई जान चुकी हूँ मैं, इसलिए कह रही हूँ कि प्लीज़ मत करो ये सब। अश्वथ की इमेज पर इन सब से बहुत बुरा असर पड़ सकता है।
अनिका को अब भी उसकी बातों पर यकीन नहीं था। तभी वहां दक्ष आया और उसने मृणाली को देख कहा, ये सब क्या है मृणाली? क्यों कर रही हो ये सब? दक्ष प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो कुछ अनिका कर रही है वो गलत है और मैं जानती हूँ कि अनिका ने झूठा इल्जाम लगाया है अश्वथ पर। ये सुन अनिका तुरंत बोली, आपको मुझसे ज्यादा उस अश्वथ पर भरोसा है? मृणाली ने बिना किसी दूसरे ख्याल के जवाब दिया, हाँ, मुझे तुमसे, खुद से और सबसे ज्यादा भरोसा है अश्वथ पर। ये सुन अनिका के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। ओके देन, मैं भी देखती हूँ कि यहाँ आपका भरोसा जीतता है या मैं। मृणाली इस वक्त गौर से अनिका का चेहरा देख रही थी। उसे आज अनिका में 3 साल पुरानी मृणाली दिखाई दे रही थी जिसने अपने अहंकार के चलते सब बर्बाद कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है, पर इस बार चीजें बिगाड़ने के लिए नहीं बल्कि सुधारने के लिए। 71 मृणाली ने दिया अश्वथ का साथ। अनिका मृणाली की कोई बात मानने को तैयार नहीं थी और यह बात मृणाली बखूबी समझ चुकी थी, इसलिए उसने आगे अनिका से किसी भी तरह की दरख्वास्त नहीं की क्योंकि वह जानती थी कि उसका फैसला क्या होने वाला है। तभी कविता और वीरेंद्र जी की नज़र मृणाली कर गई। वो दोनों तुरंत उसके पास आए और सीधे उसके गले जा लगे। कविता ने अपनी बेटी को आज इतने महीनों बाद देखकर अपने गले लगा लिया। उनके आंसू छलक गए और कहीं ना कहीं मृणाली भी कमजोर पड़ गई थी उन्हें देख। उसने भी अपनी मां को मजबूती से गले लगाया। तभी कविता उससे दूर होकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बोली, कैसी है मेरी बच्ची? मृणाली और कविता दोनों की आंखें नम हो चुकी थीं। मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? मृणाली ने जवाब दिया और फिर वीरेंद्र की तरफ देख बोली, और पापा आप? जब से तू गई है तब से कुछ ठीक नहीं है बेटा, लेकिन देखना अब सब सही हो जाएगा। कविता ने मृणाली के चेहरे को प्यार से चूमते हुए कहा। तभी मृणाली उन दोनों को बोली, माँ प्लीज मेरी बात का भरोसा कीजिए। मैं सच में खुश हूँ और अश्वथ से अलग नहीं होना चाहती हूँ। मैं आपको सारी बातें फुर्सत में बताऊंगी, पर इस वक्त अनिका को केस वापस लेने को कहिए। वो गलत कर रही है। अश्वथ को उन चीजों की सजा मिल रही है जो उसने की ही नहीं। अनिका के कहने पर कविता और वीरेंद्र दोनों को यही लग रहा था कि मृणाली अब भी किसी मजबूरी के चलते ये सब कह रही है, इसलिए वह लोग इनकार करते हुए बोले, इस बार चाहे तू कितना भी दिखावा कर ले हमारे आगे, पर हम तेरी एक नहीं सुनने वाले। कविता की इस बात पर वीरेंद्र ने कहा, हाँ, पहले मुझे भी अनिका का ये फैसला गलत लगा था, लेकिन अगर उसके ये सब करने से तुझे उस राक्षस अश्वथ धनराज से छुटकारा मिलता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जो होगा वो देखा जाएगा बेटा, पर अब हम तुझे उस दलदल में और नहीं रहने देंगे। मृणाली समझ चुकी थी कि अब उसका कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने अपने आंसू पोंछे और उनसे 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, तो ठीक है, अगर आप सबका यही फैसला होने वाला है तो मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। मैं अश्वथ को किसी भी कीमत पर नहीं हारने दूंगी। ये कहकर उसने अपनी नज़र दक्ष पर डाली। तैयार रहना दक्ष, तुम जानते हो मुझे हारना बिल्कुल मंजूर नहीं। एक बार फिर मृणाली की आवाज में वही पुराना रौब झलक रहा था, पर इस बार उसका रौबीला अंदाज सिर्फ और सिर्फ अश्वथ के लिए था। सिर्फ अश्वथ के लिए। उसकी बात पर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी जानती हो मृणाली कि हार से मुझे भी प्यार नहीं है, इसलिए मिलते हैं अंदर कोर्ट में। कहकर वो वहां से चला गया और यहाँ अनिका ने अपनी क्रोध से भरी नजरें मृणाली पर डाली, जिन्हें देख मृणाली बखूबी समझ गई कि अब अनिका के लिए ये लड़ाई मृणाली के इंसाफ से ज्यादा उसके खुद के अहंकार की हो चुकी थी। मृणाली भी मुंह फेरकर वहां से चली गई। अंदर जजमेंट शुरू होने वाला था और ये बात सिर्फ मृणाली ही जानती थी कि उसने कैसे घर में सभी लोगों को मनाया था। इस बात के लिए वह बेहद शुक्रगुजार थी कि उसे मीरा जैसी सास मिली जो उसकी हर अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ खड़ी रही। मृणाली अब खुद से ही नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसने मीरा से भी कम बदतमीजी नहीं की थी। बावजूद इसके वो आज उसके साथ हर कदम पर खड़ी थी और उन्हीं की वजह से आज वह खुद अश्वथ के लिए ये केस लड़ पा रही थी, क्योंकि घर में कोई राजी नहीं था इस बात को लेकर, पर कहीं ना कहीं इन सब में साहू ने भी उसका साथ दिया।
न जाने क्या सोचकर, पर उसने आकाश और रंजीत को मृणाली के लिए मनाया। ये सब बहुत मुश्किल था, पर आखिरकार ये संभव हो पाया और शायद इसके द्वारा मृणाली को अपने किए का प्रायश्चित करने का मौका भी मिल पा रहा था। अश्वथ के लिए मृणाली खड़ी है, इस बात का अंदाजा अभी तक खुद उसे नहीं था, इसलिए जब उसने कोर्ट में मृणाली को इस रूप में देखा तो दंग रह गया। कुछ पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हुआ, पर हकीकत तो यही थी। उसने तुरंत अपने साथ बैठे साहू से कहा, ये सब क्या है? मृणाली यहाँ क्या कर रही है, वह भी इस एडवोकेट के ड्रेस कोड में? साहू जानता था कि सबसे मुश्किल काम अश्वथ को मनाने का ही होने वाला था। उसने ये बात अश्वथ से छिपाई, पर अब इसे छिपाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसने सारी बातें उसे बता दी। अश्वथ का खून खौल गया। ये सब सुन कि उससे इतनी बड़ी बात छिपाई गई, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। कुछ समय बाद हियरिंग शुरू हुई और सबसे पहले अनिका को दक्ष के द्वारा कटघरे में बुलाया गया। मिस अनिका सहाय, मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो कहेंगी सच कहेंगी, क्योंकि आपने जो इल्ज़ाम मिस्टर अश्वथ धनराज पर लगाया है वो कोई छोटा मोटा इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि अटेम्प्ट टू रेप का इल्ज़ाम है। तो क्या आप एक बार कोर्ट को क्लियर बताएंगी कि उस रात आखिर क्या हुआ था? इस वक्त सबकी नज़रें अनिका पर टिकी थीं, पर उन सभी में से एक नज़र ऐसी थी जो सबसे ज़्यादा नफरत के साथ अनिका को देखने का काम कर रही थी, और वो था साहू, जिसके चेहरे से ही बताया जा सकता था कि वो अनिका को लेकर कितना खफा है। यहाँ अनिका ने एक गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया, मैं उस रात अपने काम के सिलसिले में उस होटल में रुकी थी, क्योंकि वो होटल मेरे ऑफिस से बेहद नज़दीक पड़ता है। रात के यही कोई 2-3 बजे का वक्त हुआ था जब मेरे कमरे का किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। खोलकर देखा तो सामने अश्वथ खड़ा था। मैं उसे वहां देख हैरान रह गई, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो किस मकसद से वहां आया था, इसलिए मैंने उसे अंदर कमरे में आने की इजाज़त दे दी। अंदर आते ही उसने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। पलट कर जब मैंने उससे कुछ पूछने की कोशिश की तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे जबरदस्ती धकेलते हुए बिस्तर पर गिरा दिया। उस वक्त मैं बहुत डर गई थी, और यह सब जितनी अचानक से हुआ ये देख मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तभी अश्वथ बिस्तर पर ही मेरे ऊपर चढ़ गया और मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझ पर चिल्लाते हुए बोला कि मैं बहुत बदतमीज हूँ और मैंने इसके दोस्त साहू को थप्पड़ मारा, इसलिए ये मुझसे उस बात का बदला लेकर रहेगा, मेरा रेप करके। अनिका के कहे आखिरी वाक्य को सुन वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया, यहाँ तक कि साहू भी। उसे कभी नहीं लगा था कि अनिका ने इतनी दूर तक की साजिश रचाई होगी कि वो इन सब में उसका भी नाम घसीटेगी। इधर अनिका ने आगे बोलना जारी रखा, इसके बाद किसी भी दूसरी लड़की की तरह मेरा भी वही बर्ताव था। मैंने खुद को बचाने की कोशिश की, चिल्लाने की कोशिश की, पर इसने मेरा मुंह ढक दिया और मुझे बुरी तरह अपने शरीर में जकड़ दिया। इसके बाद ये कहते हुए अनिका रो पड़ी। मृणाली और अश्वथ के परिवार के अलावा वहां कोई नहीं जानता था कि अनिका के आंसू कितना बड़ा छल हैं। दक्ष ने गहरी सांस ली और फिर बात आगे जारी रखते हुए कहा, आपने मेंशन किया कि मिस्टर अश्वथ के दोस्त साहू से आपने बदतमीजी की, क्या इस बात को आप एक्सप्लेन करेगी? अनिका ने अपने आंसू पोंछे और कहा, जी, दरअसल साहू मुझे लंबे वक्त से हरास कर रहा है। मैंने शुरुआत में इग्नोर किया, पर जब हद पार हो गई तो इसके खिलाफ पुलिस में भी कंप्लेंट की, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उल्टा कई लोगों के सामने बीच सड़क पर मुझसे बदतमीजी के साथ पेश आया गया, जिसके चलते मैंने साहू पर हाथ उठाया, तो इसके बदले में उसने मुझे जबरदस्ती किस किया। कहानी के इस पहलू का अंदाजा मृणाली और अश्वथ को रत्ती भर भी नहीं था। उन्हें लगा कि अनिका ये बात भी झूठ बोल रही है, पर साहू जानता था कि इस बार उसके कहे हर एक शब्द बिल्कुल सच हैं। अश्वथ ने हैरानी से अपनी नज़रें साहू पर घुमाई तो साहू ने अपनी नज़रें झुका ली। ये देख अश्वथ स्तब्ध रह गया, यानी अनिका सच कह रही थी। इतने में ही मृणाली की आवाज़ कोर्ट में गूंज उठी, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मिस अनिका सहाय यहाँ कुछ भी कहेंगी और हम सब आंख मूंदकर ये बात मान लें। कोर्ट को हर चीज़ के लिए सबूत चाहिए, ना कि इनके बहाए गए आंसू। सबूत भी है मृणाली जी, अचानक से दक्ष ने मृणाली से कहा और एक इंस्पेक्टर से किसी को लाने का इशारा किया।
कुछ देर बाद एक 35-40 साल का आदमी डरा सहमासा कटघरे में आ खड़ा हुआ, जिसके पास जाकर दक्ष ने कहा, इनका नाम है महेंद्र और बहुत मुश्किल से गवाही के लिए राजी हुए हैं, क्योंकि ये बात पटना में किसी से नहीं छिपी है कि धनराज खानदान की कितनी धाक है यहाँ। ये कहकर दक्ष ने महेंद्र को देख कहा, डरने की जरूरत नहीं है आपको। आपने यहाँ तक आने की हिम्मत दिखाई है तो यकीन मानिए, आगे मैं आपका बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। साहू जानता था कि ये वही आदमी है जिसकी चाय की टपरी के आगे उस दिन वो सब तमाशा हुआ था। महेंद्र ने डरते हुए बोलना शुरू किया, उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा था इन लोगों को अनिका जी से बदतमीजी करते हुए, जिसके बदले में उन्होंने थप्पड़ मारा तो साहू जी इन्हें खींचकर जबरदस्ती अपने साथ कहीं ले गए। जिसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, इतना काफी है महेंद्र जी, आप जा सकते हैं, दक्ष ने कहा। दक्ष, जैसा कि आपने देखा माय लॉर्ड, अश्वथ और उसके साथियों ने पहले से ही इज्जतदार सहाय परिवार को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और इसके कई सबूत हैं, पर ये लोग हर बार अपने खौफ से और पैसों के दम पे लोगों का मुंह बंद करवा देते हैं। पर इस बार किसी ने हिम्मत दिखाई है बोलने की, जिससे स्पष्ट होता है कि अश्वथ के पास बहुत स्ट्रांग वजह थी अनिका के साथ जबरदस्ती करने की। मृणाली, आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, अभी तक हमने सिर्फ कहानी का एक हिस्सा जाना है, लेकिन कोर्ट कभी भी एक पक्ष की बातें सुनकर अपना फैसला नहीं देता है, इसलिए मैं अपने क्लाइंट अश्वथ धनराज को कटघरे में बुलाना चाहूंगी। अश्वथ का कटघरे में आना हुआ। इस दौरान एक बार फिर अश्वथ और मृणाली के जहन में 3 साल पुरानी वो यादें कौंध गईं जब मृणाली ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अश्वथ पर कीचड़ उछालने में। मृणाली ने तुरंत खुद को संभाला और बोली, क्या मिस अनिका सहाय ने कुछ वक्त पहले आप पर जो इल्जाम लगाए हैं वो सच हैं? नहीं, अश्वथ ने स्पष्ट जवाब दिया। मृणाली, उस रात क्या हुआ इस बारे में प्लीज एक एक चीज क्लियर बताइए। अश्वथ के चेहरे पर किसी भी तरह के भाव नहीं थे। उसने बोलना शुरू किया, मुझे उस रात लगभग 1-2 बजे अनिका की तरफ से कॉल आया कि उसे मुझसे मिलना है। उसने होटल का एड्रेस बताया और रूम नंबर। बेशक मुझे हैरानी हुई, इसलिए मैंने पलटकर दोबारा फ़ोन किया, लेकिन तब तक फ़ोन ऑफ हो चुका था। मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और उसके बताए एड्रेस पर पहुंचा। उसके रूम के सामने आते ही अनिका ने दरवाज़ा खोल मुझे अंदर आने को कहा। मैं जैसे ही अंदर पहुंचा उसी वक्त जोर से मेरे सिर पर वार किया गया। मैं इन सब के लिए तैयार नहीं था और तभी लगातार 2 बार मेरे सिर पर मारा गया जब तक कि मैं बेहोश नहीं हो गया, और जब मुझे होश आया तब तक कमरे में पुलिस और मीडिया की भीड़ जमा हो चुकी थी। बहुत समय लगा मुझे ये समझने में कि मुझे किस चीज़ में फंसाया गया है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, दक्ष अचानक से बीच में बोल उठा। जैसा कि मेरी मुवक्किल के क्लाइंट ने कहा कि उस रात इन्हें खुद अनिका का फ़ोन आया था। क्या इस चीज़ का कोई भी सबूत है इनके पास? मृणाली तुरंत बोली, बिल्कुल नहीं है योर ऑनर। अभी मेरे क्लाइंट ने क्लियर कहा है कि कमरे में जाते ही उनके सर पर वार किया गया था, जिसका फ़ायदा उठाकर मिस अनिका ने इनके फ़ोन से सारी डिटेल्स डिलीट कर दी। दक्ष, वाह, यकीन नहीं होता कि मिस्टर अश्वथ इतने मासूम हैं कि किसी लड़की की बातों में इतनी आसानी से आ गए और कमरे में जाकर बेहोश भी हो गए। बहुत अच्छी कहानी बनाई है इन्होंने। मृणाली, इस तरह मैं भी बखूबी कह सकती हूँ मिस्टर दक्ष की कहानी बनाने में तो आपकी क्लाइंट ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अश्वथ ने इनके साथ जबरदस्ती की है इसका कोई सबूत नहीं है इनके पास, क्योंकि हम सब जानते हैं एक बंद कमरे के पीछे अगर लड़का लड़की पाए गए हैं तो उनके बीच क्या हुआ है इसका सबूत सिर्फ उन्हीं के पास होता है। और हमारा समाज वैसे भी औरतों के लिए ज़रा भावुक है। कोई भी होगा तो ऐसे मामलों में औरत पर ही भरोसा करेगा, और शायद मैं भी करती अगर सच से अनजान होती। पर ज़रूरी नहीं कि हर बार मर्द ही गलत हो और हर बार औरत सही, इसलिए मैं बस इतनी दरख्वास्त करना चाहूँगी कोर्ट से कि जब तक मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई ठोस सबूत ना मिले तब तक उन पर बेबुनियादी इल्ज़ाम ना लगाए जाएं। दक्ष, आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। साहू को लेकर मेरे विटनेस ने जो कहा है क्या उसे अनसुना किया जाएगा? मृणाली, बिल्कुल नहीं, लेकिन कोर्ट कभी भी आई विटनेस पर पूरी तरह निर्भर नहीं होता है, इसलिए बेहतर होगा कि आपके विटनेस महेंद्र ने जो कहा है आप उसे सच साबित करके दिखाएं। दक्ष, लेकिन मैं साहू के खिलाफ
उद्धरण चिन्ह। ऑर्डर ऑर्डर। जज ने कहा, अगली सुनवाई कल होगी, इसलिए आप दोनों ही पुख्ता सबूत के साथ पेश रहिएगा, क्योंकि कोर्ट कभी भी सिर्फ इल्जामों के आधार पर फैसले नहीं सुनाता है, इसलिए बी रेडी विद स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस फॉर नेक्स्ट टाइम। द कोर्ट इज अजर्न्ड टुडे। कहकर आखिरकार आज की हियरिंग समाप्त हुई। अनिका इस वक्त गुस्से में बौखलाई हुई थी, क्योंकि मृणाली ने कहीं ना कहीं अच्छी टक्कर दी थी, पर अभी भी पलड़ा उसका भारी था, जिसकी खास वजह था साहू और उस पर लगाए इल्जाम जो 100% सच थे। अदालत से सब लोग बाहर निकले और यहाँ जैसे ही साहू का अश्वथ से सामना हुआ, उसी पल अश्वथ ने खींचकर उसके गालों पर एक तमाचा रसीद दिया। सबके कानों में उस तेज तमाचे की आवाज गूंज उठी। Just 72 नाउ लेट मी टेस्ट योर लिप्स। अश्वथ और साहू में छोटे मोटे झगड़े कई दफा हुए हैं, पर ये शायद पहली बार था जब अश्वथ ने उस पर हाथ उठाया था, जिसके विरोध में साहू को भी कुछ बोलने का हक ना मिला, क्योंकि वो जानता था कि अश्वथ ने उसे ये थप्पड़ क्यों मारा है। साहू का चेहरा इस वक्त नीचे की ओर झुका था, तभी अश्वथ उसे कॉलर से पकड़ घसीटते हुए कार तक ले आया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहां से तुरंत निकल गया, क्योंकि वो बेशक कोर्ट के सामने तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था। यहाँ मृणाली अकेली रह गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अश्वथ ने साहू पर हाथ क्यों उठाया है। वो पहले भी कई बार साहू को मार चुका था, पर इस बार बात पूरी तरह से अलग लग रही थी। वो अकेली रह गई थी, क्योंकि यहाँ बस आकाश, रंजीत और उनके आदमी थे। तभी रंजीत ने मृणाली से कहा, गाड़ी में बैठो जाकर, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। मुझे अश्वथ और साहू से बात करनी है। आज जो कुछ हुआ कोर्ट में उसके लिए। मृणाली ने कहा, इसकी फिक्र तुम मत करो, तुम बस हवेली चलो, उन्हें वहां लाने की जिम्मेदारी मेरी। और हाँ, कल की सुनवाई के लिए जिन सबूतों की जरूरत हो वो बता देना। बहुत कम वक्त है हमारे पास। जी, मृणाली ने मंजूरी दी और वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ अश्वथ ने अपनी गाड़ी एक खाली सी जगह पर आकर रोकी और अगले ही पल साहू को भी गुस्से में गाड़ी से बाहर निकालते हुए उस पर एक और तमाचा बरसाकर कहा, क्यों छिपाई तूने इतनी बड़ी बात मुझसे? साहू नजरें नहीं मिला पा रहा था उससे। साले कितना भरोसा किया मैंने तुझ पे, लेकिन तू मेरे ही पीठ के पीछे मेरी ही बीवी की बहन के साथ ये सब कर रहा था। अश्वथ का गुस्सा इस वक्त आसमान छू रहा था। बोल, कोई जवाब है तेरे पास? आखिरकार साहू की हिम्मत जवाब दे गई और वो जमीन पर घुटनों के बल जा गिरा। नहीं पता था अश्वथ, मेरी एक गलती तुझ पर आज इतनी भारी पड़ेगी। साहू की आवाज टूट गई तो वहीं अश्वथ के दिल में भी एक दर्द सा उठा उसे देख। वो हैरान था कि इस हालत में भी उसे खुद से ज्यादा अश्वथ की फिक्र हो रही थी। मुझे गलत मत समझ अश्वथ, मैं उसे गलत इरादों के साथ परेशान नहीं करता था। मैं उसे सच में पसंद करता हूँ। तब से, जब से उसे देखा है, तब से, जब उस दिन गो में बिना किसी अंजाम की फिक्र किए वो मृणाली के लिए लड़ रही थी। पर बावजूद इसके मैंने उससे दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो मेरे दिल पर गहरा असर कर रही है। मैं उससे दूर नहीं रह पाया। अश्वथ जानता था अपने दोस्त को बहुत अच्छी तरह से, और वो गुस्सा इस बात से नहीं था कि उसकी गलती के कारण आज केस और उलझ गया, बल्कि उसे गुस्सा इस बात का था कि इतनी बड़ी बात साहू ने उससे छिपाई। पर अब जैसे तैसे उसने खुद को शांत किया और साहू को खड़ा कर उसकी बाहें पकड़ अपनी आवाज को धीरे करते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि अगर तू उसके लिए कुछ भी महसूस करता है तो उसमें कोई छल नहीं होगा, पर जो तूने किया क्या वो सही तरीका था? मैं नहीं चाहता साहू कि तू भी वही गलतियां दोहराए जो मैंने की हैं। मैं उस वक्त अपनी नफरत में अंधा हो चुका था, पर तू, भला तेरी क्या मजबूरी पड़ गई ये सब करने की? मुझे अंदाजा नहीं था अश्वथ कि वो इस चीज का यहाँ इस्तेमाल करेगी, तुझे फंसाने के लिए। साहू ने कहा, ये बात मैं मनी से नहीं छिपा सकता। मैं जानता हूँ वो अब भी अनिका को ही गलत समझ रही होगी, जबकि इस बार अनिका सच बोल रही है। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन झूठ के बेसिस पर मैं ये केस कभी नहीं जीतना चाहूंगा। अश्वथ की आवाज गंभीर हो चुकी थी। लेकिन वो तुझे झूठे केस में फंसा रही है अश्वथ, ये भी तो देख। साहू चिड़चिड़ाया, उसकी फिक्र तू मत कर, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरी मनी के रहते
मृणाली का जिक्र करते वक्त अश्वथ की आंखों में एक चमक आ गई जिसे देख कहीं ना कहीं साहू को भी अच्छा लगा। वो खुश था कि अब अश्वथ और मृणाली की रिश्ते में सुधार आ रहा था। साहू मुस्कुराकर बोला, अरे हाँ, मैं कैसे भूल गया कि वो एडवोकेट मृणाली सहाय है। अच्छे अच्छों को धूल चटाई है उसने। आखिर 3 साल पहले दी अश्वथ धानाराज को जेल पहुंचाने की हिम्मत उसी ने तो दिखाई थी, वरना तेरा तो कोई बाल भी बांका ना कर पाए। अश्वथ जानता था साहू उसके मजे ले रहा है। साले, कहकर उसने एक मुक्का जड़ दिया साहू के चेहरे पर और फिर अगले ही पल दोनों दोस्त एक दूसरे के गले आ लगे। साहू की भी आंखें नम हो गईं। तभी अश्वथ आराम से उसकी पीठ ठोकते हुए बोला, अब तू अनिका से दूर रहेगा। ये सुन साहू स्तब्ध रह गया। अश्वथ उससे अलग हुआ और बोला, मैं जानता हूँ ये सब तेरे लिए मुश्किल होने वाला है, लेकिन आगे के लिए यही बेहतर रहेगा। वो तेरे प्यार को कभी नहीं समझेगी साहू, और अगर तूने उसके साथ जोर जबरदस्ती की फिर तो बिल्कुल नहीं। मृणाली को भी मैं तब हासिल कर पाया था जब उसे पूरा यकीन हो गया कि मैंने हर तरह की मारपीट और धांधरगर्जी छोड़ दी है। तू जानता नहीं है क्या, 3 साल पहले मृणाली भी बिल्कुल ऐस बड़ी ही हुआ करती थी। गुस्सैल, जिद्दी, हठी और घमंडी। वही हाल अनिका का है। आखिर हैं तो दोनों बहनें ही। साहू के होंठों पर एक दर्द भरी मुस्कान तैर गई। सही कहा तूने। एक ने पहले तुझे झूठे इल्जामों में फंसाकर जेल पहुंचा दिया और अब रही बची कसर उसकी बहन पूरी कर रही है। ये दोनों ऐसी क्यों हैं? शायद दोनों को ही किसी ठोकर की जरूरत थी ये समझने के लिए कि हर बार वो सही और दूसरा गलत नहीं होता। जिनमें मेरी वाली तो सुधर गई, और तेरी वाली की मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है वो मृणाली से भी 4 कदम आगे है। अश्वथ ने मस्ती भरे अंदाज में कहा। साहू भी मुस्करा गया, बहुत मुश्किल होगा उसे भुलाना। हाँ, पर तुझे ये करना होगा। साहू को अपने दिल में बहुत चुभन महसूस हो रही थी अनिका को भुला देने के ख्याल पर, लेकिन जैसे तैसे उसने खुद पे काबू किया और चेहरे पर झूठी मुस्कान ओढ़ ली। कुछ देर बाद अश्वथ, मृणाली और साहू इस वक्त उनके कमरे में मौजूद थे। जहां अश्वथ खिड़की के पास था तो वहीं साहू दरवाजे के पास खामोश खड़ा था और बेड पर बैठी मृणाली ना जाने क्या सोच रही थी। अश्वथ ने मृणाली को सारा सच बता दिया था, जिसके बाद यहाँ सबसे ज्यादा फिक्र साहू को हो रही थी कि कहीं अब मृणाली इस केस को लेकर कमजोर ना पड़ जाए। साहू ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं जानता हूँ मृणाली, मैंने जो किया वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन विश्वास करो मेरा, इस केस के बाद तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर है, पर फिलहाल अश्वथ को इन चीजों से बाहर निकालो। फिर तुम्हें जो सजा देनी होगी मुझे वो मंजूर है। सजा तो आपको जरूर मिलेगी भाई, आपने जो किया वो माफी के काबिल बिल्कुल नहीं है। आखिरकार मृणाली ने कुछ कहा, जिसके बाद वो अब खड़ी होकर साहू के पास आ पहुंची। और यकीन मानिए, शादी के वक्त अश्वथ ने जो मेरे साथ किया मैं उसके खिलाफ भी जरूर खड़ी होती, पर मैं उस वक्त मजबूर हो चुकी थी, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी खामोश रहना पड़ा। खैर, अब उन बातों का कोई मतलब नहीं रहा है। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो कुछ अनिका के साथ किया उसके लिए मैं कभी आपको माफ़ी नहीं कर पाऊंगी। शायद आप मर्द इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि किसी भी औरत को आप जबरदस्ती नहीं हासिल कर सकते। हमारी ना का मतलब सिर्फ ना होता है। ना जाने क्यों आप सबका इसमें मेल ईगो हट हो जाता है और फिर गुस्से में आकर जो मन आए वो कर डालते हैं। आपके सोचने समझने की क्षमता तक खत्म हो जाती है कि इन सब का एक लड़की पर क्या असर पड़ता है। साहू की नज़रें इस वक्त शर्म से झुक गई थीं। ये सब कह के मैं अपनी बहन की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, पर मेरी नज़र में जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत। और आज मैं ये भी अच्छी तरह समझ चुकी हैं कि हम सभी गलतियों का बोझ लेकर घूम रहे हैं, जिसकी शुरुआत शायद मुझसे हुई, पर अब बस थक गई हूँ मैं इन सब से। पिछले 3 साल मेरे लिए भी आसान नहीं थे और अब भी चुनौतियाँ खत्म नहीं हो रही हैं मेरे लिए। अश्वथ को मैं बेशक इंसाफ दिलाकर रहूंगी, पर आपने जो किया है उसकी सज़ा भी ज़रूर आपको मिलेगी। अब आप जा सकते हैं। मृणाली की हर बात को साहू ने खुले दिल से स्वीकार किया था।
वो जानता था उसने गलती की है जिसके बदले में वो किसी भी माफ़ी की उम्मीद में था भी नहीं। उसने एक नज़र अश्वथ पर डाली तो उसने अपनी आंखों से ही उसे जाने का इशारा किया। अब कमरे में केवल अश्वथ और मृणाली बचे थे। साहू के जाते ही मृणाली पलटकर अश्वथ के गले आ लगी। मुझे माफ़ कर दो अश्वथ, अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात बुरी लगी, पर अब मैं गलत का साथ देकर और गलतियां नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ अगर मेरी बहन की जगह कोई और भी लड़की होती तो भी मेरा यही फैसला होता। मृणाली की आवाज़ भावुक थी। शश, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे हर फैसले में साथ हूँ और मैंने साहू को समझा दिया है, वो अब अनिका से दूर रहेगा। अश्वथ ने मोहब्बत से उसके माथे को चूमते हुए कहा। कुछ देर एक दूसरे की बाहों में यूं ही रहने के बाद मृणाली उससे अलग हुई और बोली, अब मुझे एक एक चीज़ डिटेल में जाननी है अश्वथ। ज़रा सी भी चूक नहीं कर सकती मैं, क्योंकि कल की हियरिंग को लास्ट हियरिंग बनाना है और फैसला भी मुझे अपने ही फेवर में चाहिए, एट एनी लेजिट कॉस्ट। बेशक वकील साहिबा, पर उससे पहले ज़रा मैं अपना मूड फ्रेश कर लूँ। मृणाली अश्वथ की बात समझ पाती इससे पहले ही उन दोनों के होंठ आपस में मिल चुके थे और अश्वथ उसे अपनी बाहों में समेटते हुए उसके होंठों को बेहिसाब चूमने लगा। मृणाली अपना चेहरा उससे दूर कर बोली, अश्वथ अभी नहीं, कल कोर्ट की हियरिंग है एंड आई हैव नो टाइम। अश्वथ अपने होंठ दोबारा उससे जोड़कर बोला, पूरा दिन पूरी रात पड़ी है वकील साहिबा, और इस केस को लेकर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ये जीत कर ही रहोगी, क्योंकि बात अगर तुम्हारी नाक पर आ जाए तो तुम किसी को भी नहीं छोड़ती, मुझे भी नहीं। नाउ लेट मी टेस्ट योर लिप्स। ये कहते ही उसने एक बार फिर अपने होंठ मृणाली के होंठों पर रख दिए और सांस फूल जाने तक वो उसे चूमता रहा। 73 आप उनके साथ रात बिताना चाहती थीं। आज एक बार फिर सभी लोग कोर्ट में उपस्थित थे। दक्ष के चेहरे पर कई गुना ज्यादा कॉन्फिडेंट था तो वहीं मृणाली के चेहरे पर भी हमेशा की तरह एक तेज झलक रहा था। कुछ ही समय में हियरिंग शुरू हुई और इस बार मृणाली के द्वारा अनिका को कटघरे में बुलाया गया। मिस अनिका सहाय, आपने कल एक बात मेंशन की थी कि जिस रात मेरे क्लाइंट ने आपके साथ बदसलूकी की थी उस रात आप ऑफिस के सिलसिले में उस होटल में रुकी थीं। एम आई राइट? अनिका ने गंभीर चेहरे के साथ जवाब दिया, जी। क्या मैं जान सकती हूँ क्या काम था आपको? तभी दक्ष उठ खड़ा हुआ, आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। उन बातों का यहाँ क्या मतलब है? मृणाली, मतलब है मिस्टर दक्ष, क्योंकि सच तो ये है कि उस रात इन्हें कोई भी ऑफिस वर्क के लिए वहाँ नहीं रोका गया था, बल्कि ये अपनी मर्जी से रुकी थीं। दक्ष, अगर ऐसा था भी तो क्या सबूत है आपके पास कि आपके क्लाइंट ने इनके साथ बदतमीजी नहीं की? मृणाली, सबूत तो खुद मिस अनिका हमें देंगी, क्योंकि पहले इन्हें ये चीज़ क्लियर करनी होगी कि आखिर 2 सालों की नौकरी के दौरान इन्हें कभी भी एक होटल में नाइट स्टे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो भला उसी रात क्यों ये सब हुआ? दक्ष, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि मेरी क्लाइंट झूठ बोल रही हैं? मृणाली, एग्जैक्टली योर ऑनर। मिस अनिका की कही हर एक बात झूठ है जिसे बहुत सफाई से पेश करने की कोशिश की गई है, मगर वो नाकामयाब रहीं। पर उससे पहले मैं खुद इन्हीं से जानना चाहूंगी कि आखिर इन्होंने अदालत से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि ये ऑफिस वर्क के सिलसिले में वहां रुकी थीं। बताइए मिस अनिका, क्या जवाब है आपके पास? अनिका अब अंदर ही अंदर डर रही थी। उसने एक नज़र दक्ष पर डाली तो दक्ष ने उसे इशारों में ही शांत रहने को कहा, तो अनिका अपना डर छिपाते हुए बोली, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है और ये सच है कि मैं उस दिन अपने काम के सिलसिले में ही वहाँ रुकी थी, पर मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि मुझे ऑफिस की तरफ से वहाँ रोका गया था। ये आपकी गलती है कि आपने गलत अजम्पशन लगा लिए। उसके जवाब को सुन दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या कुछ और जानना है आपको मिस मृणाली? मृणाली कुछ नहीं बोल पाई। तभी दक्ष ने कहा, योर ऑनर, अभी तक मिस मृणाली सहाय एक भी पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई हैं अपने क्लाइंट के फेवर में, लेकिन यहाँ मैं आई विटनेस के साथ साहू के कारनामों का भी पर्दाफाश कर चुका हूँ, जिससे हम सभी को पता चलता है कि अश्वथ के पास बहुत ठोस वजह थी अनिका के साथ ये ओझी हरकत करने की। रही बात अनिका के होटल में रुकने की, तो मैं भी ये बात कह सकता हूँ कि मिस्टर अश्वथ ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया था, जिसके बाद उन्होंने अपना गुस्सा उतारना चाहा अनिका पर। लेकिन बैड लक, मेरी क्लाइंट काफ़ी समझदार और शार्प निकली, जिस वजह से उल्टा ये खुद ही फंस गए।
और आखिर में मैं एक और सबूत आपके सामने रखना चाहूंगा। इस वक्त सभी की सांसें थम चुकी थीं। तभी जज के सामने एक वीडियो प्ले किया जाता है जिसमें साहू अनिका से बदतमीजी करता हुआ साफ दिख रहा था। ये रहा वो सबूत मिस मृणाली। आप उस दिन मेरे विटनेस महेंद्र की बात सुन ये कह रही थी ना कि हम आई विटनेस पर पूरी तरह निर्भर नहीं हो सकते, तो ये रहा सबूत। सीसीटीवी फुटेज। इसे तो आप नहीं झुठला सकती हैं ना। ऐसा लग रहा था मानो दक्ष का पलड़ा भारी पड़ गया हो, और शायद ये सच भी था क्योंकि मृणाली की खामोशी इस बात को सच साबित कर रही थी। That's all your honor। मेरी काबिल मुवक्किल एक सबूत तक पेश नहीं कर पाई सिवाय बातों के, इसलिए मेरी अदालत से ये दरख्वास्त है कि अब वक्त ज़ाया किए बिना सच के फेवर में फैसला सुनाया जाए और मेरी क्लाइंट को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। दक्ष ने कॉन्फिडेंटली अपनी बात खत्म की और कोर्ट के फैसले के इंतजार में खड़ा हो गया। तो वहीं साहू, रंजीत और आकाश की धड़कनें बढ़ गईं। ये मृणाली कुछ बोल क्यों नहीं रही है? गुस्से में उबलता हुआ आकाश बुदबुदाया। साहू की उम्मीद भी टूटती नजर आ रही थी। कमोन मृणाली, प्लीज खामोश मत रहो। कोर्ट में काफी देर तक सन्नाटा पसरा रहा और यहाँ अब जज अपना फैसला सुनाने को हुए, पर उसी पल सॉरी टू इंटरप्ट यू माई लॉर्ड, मैं एक आखिरी सवाल मिस अनिका से पूछना चाहती हूँ। मृणाली का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। प्रोसीड। मृणाली अनिका के पास जाकर खड़ी हुई और बोली, क्या कुछ ऐसा है मिस अनिका जिसे आप मिस कर रही हूँ? मृणाली के इस सवाल पर सब हैरानी से उसे देखने लगे। आई ऑब्जेक्ट माई लॉर्ड, पर अब मिस मृणाली अपने बेतुके सवालों से कोर्ट का बस वक्त जाया कर रही हैं। दक्ष गुस्से में बोल उठा, वक्त तो आपकी क्लाइंट ने जाया किया है, ना कि सिर्फ कोर्ट का बल्कि खुद का भी। इस बार मृणाली की आवाज भी तेज हो गई। अब लग रही थी वो लड़ने को तैयार। योर ऑनर, मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि मिस अनिका ने मेरे क्लाइंट को फंसाने के लिए जाल तो बहुत बेहतरीन बिछाया था, पर वो कहते हैं ना, गुनहगार अपने पीछे कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। मिस अनिका ने बड़ी ही होशियारी से होटल का स्पेशली वो कमरा बुक किया जो सीसीटीवी की नज़र में ना के बराबर आए, और आए भी तो किसी के भी चेहरे के हाव भाव उसमें स्पष्ट ना दिख सकें। वेल, यहाँ तो मैं इनकी होशियारी की दाद देती हूँ, पर एक जगह ये मात खा गईं, कहकर मृणाली ने पुलिस से कटघरे में किसी को लाने का इशारा किया। कुछ ही समय में एक ऐसे शख्स का वहां आना हुआ जिसे देख अनिका के चेहरे की रंगत उड़ गई। ये है उस होटल के रिसेप्शनिस्ट मिस्टर अरुण प्रकाश, कहकर मृणाली ने अपना चेहरा अरुण की ओर घुमाया। बताइए मिस्टर प्रकाश, क्या हुआ था उस रात? मैम, उस रात जब मिस अनिका चेक इन करने के लिए रिसेप्शन पर आई तो उन्होंने चेक इन करने से पहले मुझे ये कहा था कि अगर कोई अश्वत्थ धनराज नाम का शख्स आए तो मैं उन्हें इनके रूम में आने दूं। अरुण की ये बात सुन अनिका के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। आई ऑब्जेक्ट माई लॉर्ड, क्या सबूत है इनके पास इस बात का कि ये सच बोल रहा है? दक्ष गुस्से में चिल्लाया, सबूत भी है मिस्टर अग्निहोत्री, जरा सब्र रखिए। मृणाली ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसके बाद वो अरुण से बोली, इन्हें बताइए मिस्टर अरुण, क्या सबूत है आपके पास? दरअसल हर होटल के कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसमें से एक है कि अगर हमारे होटल में रुके किसी भी शख्स से कोई मिलने आता है तो हम सबसे पहले खुद उनसे कॉल करके पूछते हैं कि उसे आने देना है या नहीं। और उस रात मैंने मिस अनिका से भी यही सवाल पूछा था। उद्धरण चिन्ह, जिसका जवाब मैं खुद आप सभी को सुनवाना चाहूंगी। मृणाली बीच में ही बोली और तभी उसने स्टाफ के द्वारा एक फ़ोन मंगवाकर जज की तरफ बढ़ा दिया। आप जा सकते हैं मिस्टर अरुण। थैंक यू। इधर स्टाफ ने उस फ़ोन में कुछ प्ले किया जिसकी आवाज़ अब पूरे कोर्ट में गूंजने लगी। आकाश, हेलो, रूम 407। अनिका, येस। आकाश, मैम आपसे कोई अश्वत्थ धनराज मिलने आए हैं, क्या हम उन्हें परमिशन दे दें आने की? अनिका, जी, आने दीजिए उन्हें। आकाश, ओके मैम, हैव अ गुड नाइट। और इसी के साथ अनिका का शरीर सुन्न पड़ गया। रिकॉर्डिंग खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद अब कोर्ट में एक अलग सा सन्नाटा फैल चुका था, जिसे खत्म करते हुए मृणाली ने कहा, दैट्स ऑल योर ऑनर। ये होटल के फ़ोन की डिटेल है जो कि हर एक कॉल को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लेता है।
जिससे ये क्लियर होता है कि मिस अनिका ने खुद अश्वथ को आने की इजाज़त दी थी, यानी कि उनकी कही वो हर बात झूठ थी जो उन्होंने कल हम सभी को बताई। इस नाते मेरे क्लाइंट की ये बात बिल्कुल सच होती है कि अनिका ने खुद उन्हें फ़ोन करके वहां बुलाया था, जिसके बाद कमरे में जाकर उन्होंने अश्वथ पर वार पे वार किए और फिर उनके फ़ोन से अपनी की हुई कॉल डिटेल डिलीट कर ये सारा नाटक रचा, सिर्फ और सिर्फ उनकी छवि बर्बाद करने के लिए। इसलिए मैं कोर्ट से दरख्वास्त करती हूँ कि इस केस को यहीं ख़त्म करके मेरे क्लाइंट मिस्टर अश्वथ धनराज को बाइज्जत बरी किया जाए। दक्ष अपने माथे पर हाथ धर के बैठ चुका था, तो वहीं अब अनिका की नज़रें भी झुक गईं। उसकी आंखों में पानी उतर आया, पर दक्ष ने फिर से हिम्मत दिखाई और एक बार फिर बोला, तो क्या इन सब से ये साबित हो जाता है कि मिस्टर अश्वथ ने मेरे क्लाइंट के साथ कोई बदसलूकी नहीं की? तो फिर साबित करके दिखाए मिस्टर अग्निहोत्री। मृणाली बीच में ही मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन उद्धरण चिन्ह ऑर्डर सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि मिस्टर अश्वथ धनराज पर मिस अनिका सहाय के द्वारा लगाए गए हर इल्ज़ाम बेबुनियादी और गलत हैं। इसलिए कोर्ट इस फैसले पर पहुंचता है कि मिस्टर अश्वथ धनराज को यहां से बाइज्जत बरी किया जाए और साथ ही साथ साहू के खिलाफ मिले सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट उन पर कड़ी कार्यवाही बिठाता है। थैंक यू जूरी फॉर योर सर्विस टुडे। द कोर्ट इज अजर्न्ड कहकर जज ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया, जिसे सुनते ही मृणाली धम्म से कुर्सी पर जा बैठी और उसने अपनी आंखें मीचकर आखिरकार एक राहत भरी सांस ली। वहीं अनिका को मानो किसी चीज का होश नहीं रहा था। साहू पर कार्यवाही बैठ चुकी थी, पर तब भी वो खुश था। उसने अश्वथ को कसकर अपने गले लगा लिया, तो वहीं रंजीत और आकाश भी फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने अश्वथ को जी भर के अपने गले से लगाया। तभी अश्वथ की नज़र मृणाली पर गई, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। उन दोनों की ही नज़रें आपस में उलझ गईं जब दक्ष मृणाली के सामने आ खड़ा हुआ। शायद कोई और केस होता तो मैं इस वक्त जीत की तुम्हें बधाई दे रहा होता, पर अनिका, वो सब तुम्हारे लिए कर रही थी और तुमने वो मेरे लिए नहीं बल्कि अपने अहंकार के लिए लड़ रही थी। दक्ष, अगर मेरे लिए लड़ती तो कम से कम एक बार मेरी बात सुनती। और रही बात साहू की, उसने जो किया है उसकी सजा मिलेगी उसे। ये सुन दक्ष के होठों पर फीकी हंसी फैल गई और तभी उसने अपनी नज़र अनिका पर डाली, जिसका चेहरा देख उसका मन भर आया। शायद वो अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रही थी। वो तुरंत कोर्ट से बाहर भागी, जिसके पीछे दक्ष भी गया। अनिका को इस हाल में देख बेशक मृणाली भी खुश नहीं थी। यहाँ बाहर हवा का रुख ही बदल चुका था। जो मीडिया वाले कुछ दिन पहले तक थक नहीं रहे थे अश्वथ पर कीचड़ उछालने के लिए, वही अब अनिका को दोषी ठहराने लगे। अनिका के पीछे वीरेंद्र और कविता भी आए, पर वो इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहती थी। यहाँ वो जैसे ही बाहर आई उसी पल रिपोर्टर्स मानो टूट पड़े उस पर। इतनी सारी भीड़ खुद पर हावी होते देख वो बहुत बुरी तरह डर गई, तो वही उनके भद्दे सवाल सुन उसका दिल कांप उठा। दक्ष तुरंत बीच बचाव में आया और उसे वहां से बाहर निकालने लगा, पर तभी एक रिपोर्टर ने कहा, क्या ये सच है अनिका जी कि आपने किसी बात का बदला लेने के लिए अश्वथ धनराज पर ये आरोप लगाए थे? और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कमरे में वो अश्वथ धनराज नहीं थे बल्कि आप थी, जिसने उन्हें जबरदस्ती उकसाने की कोशिश की क्योंकि आप उनके साथ रात बिताना चाहती थीं। उद्धरण चिन्ह। रिपोर्टर की इस बात पर अनिका का दिल धक्का रह गया। दक्ष भी गुस्से में बौखला उठा, पर इससे पहले वो कुछ भी कहता कि तभी किसी ने एक जोरदार मुक्का उस रिपोर्टर के मुंह पर दे मारा, जिस वजह से वो जमीन पर ढेर हो गया। ये देख सभी रिपोर्टर्स के कदम अपने आप पीछे हो गए, तो वही वो साहू था जो इस वक्त उस रिपोर्टर को बुरी तरह मारे जा रहा था। साले मार 28 रुपये क्या कह रहा है कि उसे रात बितानी थी? मैं बताऊंगा तुझे कि रात बिताना क्या होता है। साहू गुस्से में बौखला चुका था और बस मुके बरसाए जा रहा था उस रिपोर्टर पर। यहाँ अनिका से अब ये सब और बर्दाश्त ना हुआ। उसने रोते हुए अपना चेहरा दक्ष के सीने में छिपा लिया। तभी अश्वथ साहू को रोकने के लिए आया और इतने में ही पुलिस ने भी उसे जैसे तैसे उस रिपोर्टर से छुड़ाया। छोड़ूंगा नहीं इसे। हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में इतनी घटिया बात कहने की? जिंदा गाड़ दूंगा साले को। साहू अभी भी चिल्लाए जा रहा था, पर पुलिस जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गई।
यहाँ अनिका आंखें बंद किए बस रोए जा रही थी, पर उसके कानों में अब साहू के वो शब्द गूंज रहे थे, छोड़ूंगा नहीं इसे। हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में इतनी घटिया बात कहने की? जिंदा गाड़ दूंगा साले को। अनिका ने कसके दक्ष की शर्ट अपनी मुट्ठी में भर ली और अब टूटकर रो पड़ी। टू बी कंटिन्यू। Stay tuned for the next part guys, and please don't forget to like, share and subscribe for more interesting stories.